हेलो डियर स्टूडेंट, पेपर दिया होगा आपने। तो आइए पेपर डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज देखते हैं आपका एंट्रल, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इसका पूरा रिवीजन पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, देखा होगा। आइए एक एक क्वेश्चन करते हैं, जितना भी एनसीईआरटी से रिलेटेड बातें वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड वाज डन बाय, देखिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम सबसे पहली बार किसने डिस्कवर किया था, तो वो थे विलियम हार्वे। किसने? विलियम हार्वे। अब यहाँ पे जो एक बात ये कह रहे हैं कि विथ एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्चुअली विलियम हार्वे, जब पहले आप पढ़े होंगे इसमें इंट्रोडक्शन में ही कल ही बताया था कि अर्ली ग्रीक्स क्या सोचते थे। अर्ली ग्रीक्स का ये मानना था कि जिनका टेम्परेचर बॉडी में थोड़ा ज्यादा रहता है वो ब्लैक बाइल पर्सनालिटी में आते हैं, यानी हॉट बॉडी में आते हैं। ब्लैक बाइल गुड र्यूमर हाइपोथेसिस भी दिया था उन लोगों ने, लाइक हिप्पोक्रेट्स, जो आपके अर्ली ग्रीक्स थे। लेकिन जब विलियम हार्वे साहब आए और थर्मामीटर की डिस्कवरी हुई, यानी इंस्ट्रूमेंट, यही एक्सपेरिमेंटल जो इंस्ट्रूमेंट था वही आपका थर्मामीटर की जब डिस्कवरी हुई, उसके साथ विलियम हार्वे ने डिस्कार्ड किया कि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, जो जिसके बॉडी में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, जैसे फीवर होता है, तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट वर्क करती है, इसलिए आपका टेम्परेचर हॉट हो जाता है, बढ़ जाता है, ना कि वो ऑलवेज हॉट रहता है। इसलिए वो हॉट पर्सनालिटी या ब्लैक बाइल जो ये था हाइपोथेसिस, इसको पूरी तरह से डिस्कार्ड किया था। तो ये किसने किया था? आपके विलियम हार्वे ने। इसलिए कहा गया था कि गुड र्यूमर हाइपोथेसिस वाज प्योरली रिफ्लेक्टिव थॉट। साफ साफ एनसीईआरटी लिखता है भैया ये केवल उड़ता उड़ता विचार था, ऐसा कुछ था नहीं। तो वही कह रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वहीं से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई थी। और विलियम हार्वे, आपको पता होना चाहिए, इन्होंने ही ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की डिस्कवरी की थी, ठीक है, विलियम हार्वे। लुईस पास्चर आप जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। कार्ल लैंडस्टाइनर, एवियो ब्लड ग्रुपिंग और बहुत सारी चीजें उन्होंने डिस्कवर किया। अल्फोंसो कॉर्टाई आप पढ़ेंगे। आपके डाइजेशन, जब डाइजेशन पूरी यूनिट जब ह्यूमन फिजियोलॉजी है, तो उसके पहले जो साइंटिस्ट बने वो अल्फोंसो कॉर्टाई हैं। दे वाज इटालियन एनाटॉमिस्ट, इटली के एनाटॉमिस्ट थे। ही वर्कड ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल, देन he turned their attention to the mammillary auditory system and discovered an organ that was corti, hence their name regarded as अल्फोंसो कॉर्टाई। इनकी वजह से उनका नाम पड़ा अल्फोंसो कॉर्टाई। तो ये उनको वहां पढ़ लेंगे आप, विलियम हार्वे के बारे में जान लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम, that our immune system maintain our health। मैंने बताया था what is health। health is not only absence of disease, या फिजिकली फिटनेस को आप हेल्दी नहीं कहेंगे। भैया आपके अंदर कोई डिसीज नहीं है, आप फिजिकली फिट हैं, तो भी हम ये नहीं कह सकते कि आप हेल्दी हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट होने चाहिए तब आप हेल्दी। लाइक यू मस्ट बी हेल्दी इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल, ठीक है, बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए, सोशली, इमोशनली, ये सब आप बैलेंस है। अब ये तो नहीं भावनाओं में बहुत बह गए, इमोशनली आप अगर नहीं है तो आप हेल्दी नहीं है। कहते साइकोलॉजिकली, अगर जैसे मेंटल स्टेट की बात क्यों करते हैं? क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत लोग बीमार होते हैं, वो दिखने में हेल्दी हैं, भैया उनके अंदर डिसीज भी नहीं, लेकिन फिर भी वो हेल्दी नहीं माने जाते। इसी तरह आपने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, जब WHO की डेफिनेशन थी कि द इंडिविजुअल मस्ट बी हेल्दी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, देन दैट पर्सन विल कॉल्ड हेल्दी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होनी चाहिए। तो वही बात कह रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर दो सिस्टम काम करते हैं, इंटीग्रेटेड दो सिस्टम होते हैं, एक होता है न्यूरल सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। यही पूरे सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यही लिखा माइंड एंड मेंटल स्टेट अफेक्ट आवर हेल्थ, बिल्कुल सही बात है। माइंड इन्फ्लुएंसेस दो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड आवर इम्यून सिस्टम दैट मेंटेन आवर हेल्थ, बिल्कुल सही बात है। इसलिए देखिए, अब असर्शन रीजन को जो आपका बेस्ट तरीका होना चाहिए वो आप असर्शन पढ़िए, उसके बाद रीजन लगा दीजिए, वहां पे बिकॉज लगा दीजिए, बिकॉज के बाद आप रीजन पढ़िए। जैसे यहाँ पे लगा दीजिए कि माइंड एंड मेंटल हेल्थ स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ बिकॉज माइंड इन्फ्लुएंसेस दो न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, आवर इम्यून सिस्टम एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। बिकॉज के बाद ये आंसर उसको मिल रहा है, इसलिए सही है। अगर आपको ऐसे नहीं पढ़ना है तो रीजन के अंदर लगा दीजिए आल्सो, तो ये आपको इसके असर्शन रीजन के बाद देयरफॉर, ठीक है, तो वो मिल जाएगा। एक्सप्लेन भी कर रहा है और आंसर भी सही, तो ये आंसर होगा। मोस्ट पैरासाइट पैथोजन कैन कॉज मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, बिल्कुल सही बात है। पैथोजन क्या करते हैं? जो पैथोजन जिस बॉडी के अंदर रहेंगे, एक्स्ट्रा या इंट्रा, तो वो क्या करेंगे? मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल चेंज करा देंगे, बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स करेंगे, तो उसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल, भाई नॉर्मल फिजियोलॉजी के साथ डिस्टर्बेंस होगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। द पैथोजन कैन इंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन, सही बात है। अब बॉडी के अंदर पैथोजन किसी भी तरीके से जा सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है और इंटरफेयर करेगा नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज से, इसीलिए दे कैन चेंज
सो दे कैन चेंज मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। तो अब यहाँ पे सो लगा के आप रीजन पढ़ लीजिए, असर्शन पढ़ लीजिए तो एकदम रीजन वही मिलेगा। अगर नहीं पढ़ना तो आप सीधा क्या करिए, असर्शन में बिकॉज लगा दीजिए। मोस्ट पैरासाइट कैन कॉज मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज बिकॉज पैथोजन कैन इंटर आवर बॉडी एंड मल्टीप्लाई देयर एंड चेंज द फिजियोलॉजिकल वाइटल फंक्शन। इसलिए ये आंसर दोनों है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे बढ़िए। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, मैंने बताया था कि हेल्थ किसी 3 तरीके से अफेक्टेड हो सकती है। कैसा? पहला हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, माता पिता के जीन के थ्रू ये डिसऑर्डर आपको मिल सकता है। भाई देखते हैं बहुत लोग कंजेनाइटल बर्थ में जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है, भाई हैंडीकैप पैदा हो गए या जन्मांध हो गए, जन्म से अंधे होते, तो जेनेटिकल डिसऑर्डर हो गया। उसके बाद दूसरा है आपका इन्फेक्शन। भैया आप किस इन्फेक्शन या किस पैथोजन से आपका एक्सपोजर हो गया तो आपको इन्फेक्शन हो गया। एंड थर्ड वन इज योर लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल कौन सी हैबिट है, कौन से रेगुलर फूड वगैरह ले रहे हैं आप, प्रॉपर नींद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कौन सी आपकी आदतें अच्छी हैं, कौन सी होनी चाहिए अच्छी और नहीं होती हैं। तो ये सब चीजें आपकी 3 चीजें डिस्टर्बेंस करती है आपकी हेल्थ को, जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन एंड लाइफ स्टाइल। तो इसके हिसाब से क्या करें, हेल्थ इज इफेक्टेड बाय लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड, वाटर वी टेक, रेस्ट एंड एक्सरसाइज। एकदम सही बात है, वही एक्सप्लेन कर रहा है। इन्फेक्शन किस इन्फेक्शियस एजेंट से आपका एक्सपोजर हो रहा है। उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर, इसलिए ऑल ऑफ दीज आंसर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन कॉज मोस्ट सीरियस एंड फेटल फॉर्म ऑफ मलेरिया। बताया था 3 प्रकार की इसमें ये थे, कौन कौन से? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और एक था प्लाज्मोडियम मलेरियाई। क्या? प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो जो सबसे मोस्ट डेंजरस था वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, मोस्ट डेडली, यानी ये सबसे फेटल, जानलेवा। होते तो सब खतरनाक है लेकिन मोस्ट यही फेटल था। तो तुम्हें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन कॉज मोस्ट सीरियस एंड फेटल फॉर्म, मतलब जानलेवा होता है। तो वाइवेक्स, देखिए ये तीनों लिखे हैं, वाइवेक्स भी लिखा है, मलेरिया भी लिखा है, फैल्सीपेरम, लेकिन जो सबसे खतरनाक है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। पी स्टैंड फॉर फैल्सीपेरम। बढ़िए आगे। द कॉमन कोल्ड इन्फेक्ट द, कॉमन कोल्ड और निमोनिया में आप कभी कंफ्यूज मत होना। मैंने बताया था कि कॉमन कोल्ड जब आपको होता है तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही सीमित रहता है, यानी आपको क्या करेगा, राइनन मतलब नोज और ये पूरा आपके यहाँ तक गले में बहुत सारा जैसे गर्दा खराश होता है, ये सारी प्रॉब्लम करा सकता है। लेकिन ये एल्वोलाई तक नहीं जाएगा। एल्वोलाई तक कौन जाएगा? एल्वोलाई कौन डैमेज करता है? वो आपका निमोनिया। अगर निमोनिया हो गई तो एल्वोलाई में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जमा हो जाता है। तो बताया था कि अगर ये एल्वोलाई की वॉल है, ऐसे वॉल बनाओगे, अगर ये एल्वोलाई की वॉल है तो इसके अंदर जो टिश्यू होता है इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाहर का माल जो है इसमें जाके भर जाता है। तो क्या होता है, इससे एल्वोलाई का सरफेस एरिया क्या हुआ, सरफेस एरिया घट गया। इससे क्या हुआ, रेस्पिरेशन नहीं होता है। रेस्पिरेशन नहीं होगा तो ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगी, बॉडी के अंदर CO2 की लेवल बढ़ जाएगी, यानी साइनोसिस हो जाती है। इसीलिए बहुत जो फेटल कंडीशन में आपका नेल्स, लिप्स ये ग्रेइश टू ब्लू कलर होने लगते हैं, नीला पड़ने लगता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया। ठीक है, और निमोनिया आपका बैक्टीरियल होता है और ये वायरल होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कॉमन कोल्ड इन्फेक्ट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एल्वोलाई वाला कौन है आपका, निमोनिया है, ब्लड वेसल, इंटेस्टाइन ये नहीं। आगे बढ़िए। हेल्थ कुड बी डिफाइंड एज, हेल्थ को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बताया तभी सारे। एब्सेंस ऑफ डिसीज, नॉट ओनली हेल्थ, फिजिकल फिटनेस only not decide your health, a state of complete physical, mental and social well-being बता रहा है। तो ये आपका सी आंसर। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज में वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन आवर गुड हेल्थ। भैया बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह आप लेते हैं तो आप हेल्दी हैं। ठीक है, टाइफाइड कुड बी कंफर्म बाय, बताया था टाइफाइड सैल्मोनेला टाइप ही कराता है। और इसका टेस्ट जो बहुत हजारों बार पूछा गया है वो है आपका विडाल टेस्ट। क्या, विडाल टेस्ट। ये भी एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा सीधा सीधा। कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनिंग, ये आपके लिए कैंसर के लिए होता है। MRI भी कैंसर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और बहुत सारे डिसीज है। तो ये कैंसर में आप पढ़े होंगे और विडाल टेस्ट आप इसके लिए पढ़े होंगे। टाइफाइड के साथ एक लेडी का नाम जुड़ता है जो मैरी मलून है, वो टाइफाइड कैरियर थी। ठीक है, उनको एक्चुअली टाइफाइड कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन वो जहां भी भोजन बनाती थी वहां टाइफाइड करा देती थी, इसलिए उनको कहा गया टाइफाइड मैरी मलून। ही वाज कुक बाय प्रोफेशन। To achieve the physical and mental health, dash has been practiced since the time immemorial.
कह रहे हैं भैया हेल्दी बनाए रखने के लिए जो बहुत समय से इन मेमोरियल, जब तक आपकी याद भी नहीं है उसके समय से, बहुत पुराने समय से क्या चला आ रहा था, तो योगा, क्या योग की पद्धति आयुर्वेदा सिस्टम में बहुत पुराने समय से चली आ रही थी और ये रिस्पॉन्सिबल होता है। आज भी योग वगैरह पे कितना देखिए बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ये सब क्या है, हेल्थ और फिजिकल मेंटल चीजों को बैलेंस रखता है योगा। अच्छा, एक अक्षर बहुत खाली है पूरा अल्फाबेट, ये कहीं भी लग जाता है इंग्लिश अल्फाबेट में। ये योग था पहले, उसको योगा बना दिए हैं। आयुर्वेद आयुर्वेदा बन गया है। राम रामा हो गए, हाँ, कृष्ण कृष्णा, ये मतलब कहीं भी चिपक जाते हैं ना, तो ये योग को योगा। ठीक है, आगे बढ़िए। When a people are healthy, they are more efficient at work. This decrease the productivity and bring the economic prosperity. अब पूरा एनसीईआरटी से छापा गया। अब आपको लगे एकदम स्टेटमेंट सही है और यहाँ तक सही भी है। When people are healthy, they are more efficient. कह रहे भैया जब आप स्वस्थ हैं तो आप काम में बहुत एफिशिएंट, एकदम सही बात है। This decrease the productivity, तब काहे बात के एफिशिएंट, जब घटा देगा प्रोडक्टिविटी, इसमें साफ साफ पढ़ो डिक्रीज लिखा है। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, तब सही हो जाता है, इंक्रीज लिखते, लेकिन घटा दिए तो कौन सा गलत। Awareness about disease and their effect on the body function, vaccination against infection disease, proper disposal of waste, control of vector, maintenance of hygiene in the food and water resources are necessary for achieving good health. That's all. भाई जाहिर सी बात है, ये सब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे। तो यानी स्टेटमेंट सेकंड सही है लेकिन फर्स्ट गलत हो गया। क्यों हुआ वो बताए। एज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट, तो बी आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़िए। एड्स इज एन, एड्स क्या है मैंने बताया था, दो प्रकार की डिसीज होती है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस जो बहुत सारे रीजनों की वजह से एक दूसरे एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो सकती है। और नॉन इन्फेक्शन नॉट ट्रांसमिटेड, जितने भी आपके जेनेटिक डिसऑर्डर हैं और कैंसर वगैरह ये सब हैं। इन्फेक्शियस में जो खतरनाक टाइप की थी वो थी आपकी एड्स। मोस्ट फेटल एंड डेडली डिसीज इन इन्फेक्शियस इज एड्स, और नॉन इन्फेक्शियस में है आपकी मोस्ट डेडली कैंसर। दोनों पूछा जाएगा कौन कैसी होती है और कौन सी खतरनाक। नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर और इन्फेक्शियस में एड्स। एंड एड्स इज काज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी वायरस। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम इज एक्चुअली नाम इसलिए सिंड्रोम पड़ा, इसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम को सिंड्रोम कहते हैं। और एड्स कराता है एचआईवी। एक्चुअली दिस इज अ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस इसका जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली आरएनए होता है। आरएनए इन्वेलप्ड वायरस, क्या इन्वेलप होता है, बिल्कुल मत भूलना, आरएनए इन्वेलप्ड वायरस एंड ड्यू टू ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये आरएनए कन्वर्ट हो जाता है डीएनए में। किसमें, आरएनए कन्वर्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम इसमें यूज होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, तो बिल्कुल मत भूलिए। तो पूछा वही है कि एड्स इज है ना नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, सही है, वायरल डिसीज कराता है, तो बोथ बी एंड सी हो जाएगा। नॉन इन्फेक्शियस नहीं, इन्फेक्शियस है, अभी बताया ना कि इन्फेक्शियस में है आपका एड्स, तो अच्छा इसमें नॉन लिखे हैं गलत। इन्फेक्शियस है और ये वायरल है, तो बोथ बी एंड सी, ये दोनों उठाएंगे आप, तो डी आंसर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, कौन सी नॉन इन्फेक्शियस है। जितने भी स्टडी वगैरह हैं वो इन्फेक्शियस है, ट्यूबरकुलोसिस, क्लेमाइडियस, जेनिटल हर्पिस, तो आपका नॉन इन्फेक्शियस में मोस्ट डेडली डिसीज इज कैंसर। ये आगे बढ़िए। एक्चुअली कैंसर में क्या होता है थोड़ा सा सुन लो, खैर पढ़े हो गया। कैंसर में एक्चुअली अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाता है सेल का, किसका, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ नॉर्मल सेल। इसमें सेल क्या कहते हैं, जैसे आपकी बॉडी में नॉर्मल डिवीजन सेल साइकिल चलता रहता है, कुछ सेल को छोड़ दे, नर्व सेल न्यूरॉन नहीं एक्चुअली डिवाइड करती हैं, और आपकी कुछ सेल जो जी नॉट सेल फेज में पड़ी होती है, जब उनको जरूरत होता है तब डिवाइड करती है। बाकी नॉर्मली आपके न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी में कैसे चलती सेल साइकिल चलती, जो आप पढ़ते हैं आगे चैप्टर में, ठीक है। लेकिन अभी कुछ सेलों को क्या हुआ, थोड़ा मनमानी सूझी, कहते हैं ऐसा करो, अब हम भन बिना किसी आदेश के इतना तेज डिवाइड करेंगे, यानी अनकंट्रोल ग्रोथ करेंगे, अनकंट्रोल डिवीजन करेंगे। कहीं क्या इसका कुछ भी कारण हो सकता है, भाई फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, और आपके फिजियोलॉजिकल यानी मेटाबॉलिक रीजन भी हो सकते हैं अनकंट्रोल ग्रोथ के। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या कोई म्यूटेशन हो गया, कुछ भी कारण वो आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगी, अनकंट्रोल ग्रोथ जब करती है तो इससे में क्या बनता है, ट्यूमर। अब ट्यूमर दो प्रकार का होता है, या तो बिनाइन हो सकता है, या तो मैलिग्नेंट हो सकता है। एक्चुअली बिनाइन वाला तो ठीक होता है, बिनाइन एक्चुअली लोकेटेड ना दैट पर्टिकुलर फेस, जहां पे पड़ा है बेचारा, जिस ऑर्गन में जहां पे हुआ, जिस लोकेशन पे वहीं पड़ा रहता है बिनाइन, और कम खतरनाक हुआ ना जहां पे मान लो जिस पोजीशन पे है वहीं पे रहता है। लेकिन मैलिग्नेंट एक्चुअली क्या होता है, मैलिग्नेंट किसी भी ब्लड वेसल के साथ जाकर किसी भी एरिया में लॉज हो सकता है, यानी वहां पे चिपक सकता है और वहां पे अनकंट्रोल ग्रोथ शो करने लगता है।
तो यानी ये मोस्ट फियरेस्ट प्रॉपर्टी मैलिग्नेंट वाली होती है आपकी, ठीक है। मेटास्टैसिस प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली, जो मैलिग्नेंट शो करता है, यानी एक दूसरे से दूसरे ब्लड वेसल में ट्रांसफर हो सकता है, और ये बहुत घातक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। एंड बिनाइन इज एक्चुअली लोकेटेड इन पर्टिकुलर प्लेस। ये होता है अनकंट्रोल ट्यूमर वजह से बहुत सारे रीजन होते हैं। आप जो सेल में आपको याद रखना है कि कैंसरस सेल की जो प्रॉपर्टी होंगी वो लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, नॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन पाया जाएगा, लेकिन इन सेलों में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। एंड नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और ये आपका मैलिग्नेंट प्रॉपर्टी का सबसे फियरेस्ट प्रॉपर्टी बताया अभी ट्रांसमिशन वाला। तो ये रहा कैंसर के बारे में। आगे चलें। बहुत हजारों करोड़ों लोग जो मरते हैं ड्यू टू कैंसर, ठीक है। कई तरह के कैंसर यार, जहाँ पे हुआ ल्यूकोइमिया, वाइट ब्लड सेल में आपके माउथ में हो तो ओरल कैंसर, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, टोबैको चिविंग ऑल टाइप ऑफ, ठीक है। इसलिए तंबाकू का कहरा नहीं यूज करना चाहिए। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग, वही आ गया, स्मोकिंग वगैरह एसोसिएटेड होती है इंक्रीज इंसिडेंस कैंसर ऑफ लंग, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लैडर एंड थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, कोरोनरी हार्ट डिसीज, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सब करा सकते हैं। एम्फीसीमा बताया था, एम्फीसीमा मेनली ड्यू टू स्मोकिंग होता है। एल्वुलाई की वॉल की सेप्टा डिसॉल्व होने लगती है, जिससे सरफेस एरिया घट जाता है, तो बॉडी मोटो का लेवल गिरने लगता है, CO2 का लेवल बढ़ने लगता है, जिसे न्यूमोनिसिस कहते हैं ड्यू टू एम्फीसीमा। आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम। टोबैको चिविंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी का बढ़ा देता है, ठीक है। क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल डैमेज द नर्वस सिस्टम एंड लिवर सिरोसिस, सही है। पीरियड बिटवीन 12 से 18 एज का क्या कहलाता है? एडोलेसेंट पीरियड कहलाता है, जिसमें आपको बहुत ये सब चीजों की हरकत सूझती, वही देखते हैं नशा कैसा होता है, करके देखते हैं। एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग में यूज्ड टू कोमा डेथ ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर एंड सेरेब्रल हेमरेज। कहता है अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो गया आपका डोज ड्रग का, तो ये क्या करा सकता है? हार्ट का फेलियर करा सकता है, ब्लड आपका सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है। ये सारे कंडीशन में अराइजेस ड्यू टू एक्सेसिव डोज। भाई इसी बात पर नशा करो, लेकिन सीमित तरीके से करो, ये कह रहे हैं। बाकी मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, नशा तो अपने हिसाब से होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नशा मुक्त भारत बनाओ, ठीक है। A combination of drug of their intake along with alcohol generally result in the कहाँ गया overdosing and even death, बिल्कुल। In the adolescent male and female severe facial and ये morphological change होते हैं इनकी वजह से, facial and body acne, premature closure of growth center, long bone may result into stunted growth due to absence of anabolic steroid। इनकी वजह से ये सब जो है changes हो सकते हैं due to all these kind of drugs and नशा, यू कैन से दैट। तो इसमें क्या पूछा है? कह रहे हैं कौन सा करेक्ट, कितने स्टेटमेंट दिए? 7 स्टेटमेंट दिए, मोर देन 5 स्टेटमेंट आर करेक्ट, एकदम सही है, 7 करेक्ट है। 5 स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, लेस देन 5 नहीं, यानी एक भी गलत मिलता तो ये सब लग जाते, लेकिन ये सारे ये आंसर होगा। आगे बढ़ो। वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरियल, वायरल एंड फंजाई, प्रोटोजोवन, हेलिमेंथ एटसेट्रा कुड कॉज डिसीज इन द मैन, सच कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। कहते हैं भैया वाइड रेंज के ऑर्गेनिज्म है, मे भी बैक्टीरिया की क्लास से आ सकते हैं, वायरस से हो सकता है, फंगल हो सकता है, हेलमेंथिक हो सकता है। जाहिर सी बात आपने सब कुछ पढ़ा, बैक्टीरियल में कौन कौन से होते हैं, वायरल में कौन से डिसीज है, हेलमेंथ कौन सा डिसीज कराता है, फंजाई कौन से कराते हैं, रिंगवर्म वगैरह, ये सब पढ़ा आपने, ठीक है। कॉजल ऑर्गेनिज्म तो कह रहे वो भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? एक्चुअली दीज आर, ये सब पता है आपको, पैथोजन होते हैं, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट पैथोजन के नाम से ये सब जाने जाते हैं। लेकिन पैथोजन, ये बताइए पैथोजन इन्फेक्शस करा सकता है, तो इसलिए कोई इन्फेक्शियस एजेंट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और कुछ पैरासाइट, सम पैरासाइट, नॉट ऑल, नॉट ऑलवेज, बिल्कुल ध्यान रखना, सम पैरासाइट में कॉज इन्फेक्शन, दे हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड, पैरासाइट में बी कॉल्ड एज पैथोजन। तो इसलिए ऑल ऑफ दीज लगा है आंसर, तो आप ये लगा सकते हैं, क्योंकि पैरासाइट आप हटाते हैं तो इन्फेक्शियस एजेंट, और आपको पैथोजन तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ी। नॉट ऑलवेज, सब सारे पैरासाइट, सम पैरासाइट कैन एक्ट एज, ठीक है, बिल्कुल याद रखना, एनसीईआरटी लिखा है ऐसा, सम पैरासाइट में रोल एज पैथोजन। पैथोजन हैव टू अडॉप्ट अ लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट, एकदम सही बात है भैया। पैथोजन 2 प्रकार के होते हैं ना आपके, या तो एक्टो पैरासाइट है, एक्टो है, या इंडो पैरासाइट है। तो जो इंडो पैरासाइट अंतः वाले, जो अंदर गट वगैरह रहते हैं, तो उसके पीएच के हिसाब से बहुत ज्यादा अडॉप्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अडॉप्ट होना चाहिए। बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है भैया, अडॉप्टिव होते हैं, इनकी जो स्किन की आउटर कवरिंग होती है टूनिका, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत केमिकल से रेजिस्ट कर सके। इनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता बहुत बढ़ती है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एनॉर्मसली इंक्रीज कर जाती है, और ये अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, टच वगैरह इन सबको लॉस कर देते हैं अपने सिस्टम को, ठीक है।
ताकि ये सारी प्रॉपर्टी इनके फेवर में आ जाती है, किसके, एंडोपैरासाइट के, वो बताया। तो कह रहे पैथोजन ड्रॉप करना पड़ता, ठीक है, पैथोजन का एंटर टू गट मस्ट नो द वे ऑफ सर्वाइविंग, कैसे सर्वाइव करना है वो जानना चाहिए उसे, यानी उसकी बॉडी उसके प्रति अडॉप्ट होनी चाहिए। इन द स्टमक एट हाई पीएच, आपको पता है कि आपकी बॉडी, आपकी गट का पीएच कितना होता है, बहुत कम होता है, यानी एट अ वेरी लो पीएच, या हाई पीएच करके गलत कर दिए, ठीक है, वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, हेंस आंसर विल गो सी। लो पीएच होता है ना बॉस, लो पीएच कितना होता है, लो पीएच होता है 1.5 के आसपास। आपकी HCl इतनी तगड़ी एसिडिक पीएच देती है कि कोई भी कुछ भी गिरे तो छम से खत्म, राख। निमोनिया इन ह्यूमन इन्फेक्ट द एयर फील्ड स्पेसेस ऑफ लंग, अब आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें जान लो, कहाँ गया, अरे यार, इसमें बात करें तो लो पीएच की, पीएच स्केल जब आप पढ़ते हैं बच्चा तो 1.5 को आप एसिडिक कहेंगे, ये तो आपको पता ही होगा कि पीएच स्केल में जो होता है 1 से लेकर 14 तक मिलता है, तो ये पूरा पीएच स्केल है। यहाँ पे 7 नंबर होगा, 7 होता है एक्चुअली न्यूट्रल, और इसके इधर वाले 1 से लेकर 7 के बीच में होते हैं एसिडिक, और इधर न्यूट्रल 7 से लेकर 14 के बीच में होते हैं बेसिक। तो यानी आप जितना इधर आएंगे, यानी 7 से इधर आएंगे 1 2 की तरफ, उतना ज्यादा आपका एसिडिटी बढ़ेगा, यानी इधर जाएंगे तो न्यूट्रलिटी की तरफ आप मूव करेंगे, न्यूट्रलिटी से उधर जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर की तरफ बढ़ेंगे। 13 12 है, 11 है, तो ये हाईली बेसिक हुआ, और ये इधर 1 2 ये हाईली एसिडिक हुआ, इसलिए 1.5 पीएच होता है, ये हाईली एसिडिक होता है। समझिए पीएच स्केल का खेल। चलो आगे बढ़ो। निमोनिया ह्यूमन इन्फेक्ट द एयर फील्ड साइड्स ऑफ द लंग लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन द रेस्पिरेशन। सही अभी बताया था कि निमोनिया एयर फील्ड सेक्स दैट इज एल्वुलाई, अगर ये एल्वुलाई है तो इसमें जो है एक्यूमुलेशन हो जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे सरफेस एरिया घटता है, सरफेस एरिया घटता है तो रिस्पिरेशन के लिए क्या होता है, CO2 की लेवल बढ़ जाती है और O2 की लेवल बॉडी में घट जाती है, जिससे नीला पड़ने लगता है शरीर, यानी नील्स और वो सब, ठीक है। लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रिस्पिरेशन इन एल्वुलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड इन द केस ऑफ निमोनिया, मैंने बताया था कि इसमें फ्लूइड भर जाता है, तो ठीक है, दोनों बात सही कह रहे हैं। निमोनिया इन ह्यूमन इन्फेक्ट ब्लड सैक्स ऑफ लंग हेल्प करता है, यानी फील्ड सैक्स हेल्प करता है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ एल्वुलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड, इसकी वजह से इसमें भर जाता है फ्लूइड, इसलिए ये हमें प्रॉब्लम देता है, ये बात कह रहा है, ये आंसर। Which of the following pathogenic bacteria genus which cause the typhoid in human being? टाइफाइड पता है, सल्मोनेला टाइफी कराता है कौन, सल्मोनेला टाइफी लिखा है, ये लिखा है, सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है। इसका टेस्ट क्या था, विडाल टेस्ट। आगे बढ़ो। वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट द कॉमन कोल्ड इज काज्ड बाय, वायरस कराता है, राइनो वायरस। कौन कराता है, राइनो वायरस। वायरल डिसीज होता है 3 to 6 डेज इसका लक्षण होता है, खत्म हो जाता है, बहुत सारे लक्षण है, राइनाइटिस में ये सब प्रॉब्लम होगी, आपका सोर थ्रोट होगा, ठीक है, 3 से 6 दिन बाद खत्म, फीवर होगा, चिल होगा, हेडेक होगा, ये सारे लक्षण है आपके कॉमन कोल्ड के। कौन सा वायरस है आपका, राइनो वायरस, RHINO राइनो वायरस, ठीक है। आगे बढ़िए। द इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन अकर थ्रू, कह रहा है इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म टाइफाइड को फैलाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, ट्रांसफ्यूजन कंटामिनेटेड ब्लड ओनली नहीं, किसिंग एंड टचिंग से नहीं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये फीको ओरल डिसीजेस होती हैं। एक्चुअली फीको ओरल का वो मतलब होता है जैसे किसी भी कंटामिनेटेड किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के फीकल मैटर से कोई भी पैथोजन जो भी कराता है, जैसे आपका इसमें तो मान लेते हैं आपकी कैरियर होती है फिजिकल आपकी हाउस फ्लाई, वो सब किसी भी अगर भोजन खाद्य पदार्थ में बैठती तो उसको कंटामिनेट कर देती है, इसे फीको ओरल कहते हैं। तो कंटामिनेट फूड एंड वाटर विथ द कॉजल ऑर्गेनिज्म के साथ हो गया, तो इसीलिए एक दूसरे से दूध फैल जाता है, इसलिए कहते हैं कि भोजन वगैरह सब बहुत अच्छे से ढक के रखना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ द टाइफाइड, के कौन से सिस्टम सिर्फ देखिए भैया आपको ये थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कौन कौन से सिम्टम है टाइफाइड के। सस्टेन्ड हाई फीवर एंड वीकनेस, 39 से 40 डिग्री फीवर होता है लिखा हुआ। आगे बढ़िए। स्टमक पेन भी होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, हेडेक होता है, यानी सारे लक्षण हैं किसके, टाइफाइड के। तो पूछा नहीं है तो नॉन आंसर जाएगा, सभी हैं। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन द सीवियर केस ऑफ इंटेस्टाइनल परफोरेशन, बताया था कि ये सारे लक्षण जो भी आपने पढ़े कि भैया अभी आपने पढ़ा ना, ये सारे की स्टमक पेन हो सकता है, हाई फीवर, ये कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, लेकिन अगर तब भी नहीं इलाज किए सही से तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है सीवियर केस में और जान जा सकती है। तो इसलिए ये किसके लिए है, टाइफाइड के लिए है।
आगे बढ़ो। क्लेमाइडियस, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सब कैसे स्टडी हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, VDI, वल्नरेबल डिसीज, RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो सब कह सकते हैं। क्लासिकल केस ऑफ मेडिसिन दैट मैरी मलून अकूप बाय प्रोफेशन वाज अ कैरियर ऑफ टाइफाइड। बता तभी मैरी मलून आयरिश लेडी थी, आयरिश जगह का नाम है, वहाँ जहाँ भी खाना बनाती थी वहाँ भी कर देती थी क्या, इनएक्टिव थी एक्चुअली, इनके प्रति इनकी बॉडी अडॉप्ट थी पूरी, इनका कुछ नहीं कर सकता टाइप, लेकिन ये जहाँ भोजन बनाती थी वहीं पे टाइफाइड करा देती थी, वहीं कोई ना कोई निपट लेता था और फिर ये जॉब छोड़कर भाग जाती थी दूसरी जगह, और जहाँ भी जाती थी वहाँ कर। तो इनको एक बार पता चला किसी डिटेक्टिव ने, तो इनको आइलैंड में बाहर क्वारंटाइन कर दिया गया था, फिर इनको बाद में निमोनिया की वजह से डेथ हो गई। ये आप पढ़िएगा कभी टाइफाइड मैरी के बारे में, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजा आएगा। आगे बढ़िए बच्चा, तो फॉलोइंग जीनस ऑफ बैक्टीरिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज ऑफ निमोनिया इन ह्यूमन। बताया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, और ये किसके केसेस है, डिप्लोकोकस के हैं सारे मेंबर, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये सब कराते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये तो आप नाम निमोनियाई देख के बता ही देते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई होती है। सल्मोनेला टाइफी टाइफाइड कराता है, हीमोफिलस बताया था कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी भी होता है, इन्फ्लुएंजा नहीं कराता, यही कराता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निमोनिया एक्चुअली डिप्लोकोकस के मेंबर होते हैं सब, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, सल्मोनेला टाइफी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और डिप्लोकोकस के होते हैं, तो ये तीनों इसके लिए है, तो नॉट पूछा होगा फिर, हाँ नॉट रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली, फिर आंसर जाएगा आपका सल्मोनेला टाइफी, तो बी आंसर सही होगा, यानी आंसर विल बी बी, ठीक है, नॉट पूछा है। बता दिए ये सब होते हैं, डिप्लोकोकस, सल्मोनेला टाइफी, कभी कभी लिखा रहता है डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, एक्चुअली दिस इज अ क्लास, डिप्लोकोकस पूरे अंदर उसके अंदर आते हैं आपके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वगैरह, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी कराते हैं, नहीं सल्मोनेला टाइफी टाइफाइड कराएगा, तो नॉट पूछा है, समझ गए। निमोनिया इन्फेक्ट अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नहीं अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट कॉमन कोल्ड के लिए होता है, एल्वुलाई और बलन को इन्फेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है, ब्लड वेसल वगैरह से ऐसे कोई लेन देन नहीं, से इंटेस्टाइन वगैरह। The symptom of pneumonia include fever and chills होगा, cough and headache होगा, the lips and finger, बताया था कि साइनोसिस यानी CO2 का लेवल बढ़ने लगता है, O2 का लेवल घटने लगता है, इसलिए फिंगर और नेल्स कैसे होने लगते हैं, ग्रे टू ब्लूइश कलर के, नीले पड़ने लगते हैं, ये आंसर को सी। A healthy person acquire an infection of pneumonia by sneezing and coughing, and infected person inhaling droplet aerosol, ये सब sharing glass and utensil with infected person, ये सारे रीजन हो सकते हैं भाई। अब देखें ये सब इन्फेक्शियस डिसीज में, इन्फेक्शियस डिसीज है तो एयर ड्रॉपलेट, स्नीजिंग, किसी ने छींक दिया, आपने एरोसोल को इनहेल कर लिया, शेयर कर लिया ग्लास वगैरह, तो इससे भी हो जाता है, तो आंसर जाएगा डी। Which of the following is not a bacterial disease? बैक्टीरियल डिसीज नहीं है कौन सा इसमें, ठीक है, डिसेंट्री है, प्लेग है, अर्सेनिया पेस्टिस कराता है, डिप्थीरिया नहीं, कॉमन कोल्ड भैया वायरल है, तो आंसर बिल्कुल राइनो वायरस कराता है, डी आंसर। Which of the following disease is characterized by the nasal congestion discharge? ये देखिए ये सब आपके किसके मिल रहे हैं, कॉमन कोल्ड के लक्षण मिल रहे हैं, देख लीजिए पढ़ लीजिए। नोसल कंजेशन होगा, नाक जाम हो जाएगी, सोर थ्रोट, गले में खराश जो लगते हैं आपको, हॉर्नेस होगा, आवाज अच्छी नहीं होगी, कफ होगा, हेडेक होगा, टायर्डनेस थकान लगेगी, विच यूजुअली लास्ट 3 से 7 दिन में खत्म हो जाएगा, वायरल फीवर, इसीलिए कहते हैं कॉमन कोल्ड, आंसर है बी, उसी के लक्षण है। द इन्फेक्शन ऑफ कॉमन कोल्ड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन अकर थ्रू स्नीजिंग, कफिंग हो सकता है, इनहेलिंग हो सकता है, शेयरिंग हो सकता है, यानी दीज आल्सो मे बी ड्यू टू ऑल ऑफ द मेंशन्ड रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिस्पांसिबल फॉर डिसीज इन मलेरिया? मलेरिया के कौन रिस्पांसिबल होता है भैया? मलेरिया के लिए जो रिस्पांसिबल होता है वो प्लाज्मोडियम है, प्रोटोजोवन है, ये एक प्रोटोजोआ है। और अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा मॉस्किटो क्यों नहीं? भैया मॉस्किटो इज अ कैरियर, वेक्टर है, ये ले जाता है, ये एक्चुअली डिसीज बेचारा नहीं कराता, ये करवाने में मदद करता है। वेक्टर का काम क्या होता है? एक जगह से उठाओ दूसरी जगह ट्रांसफर करो, यानी प्रोटोजोआ दैट इज प्लाज्मोडियम हैविंग टू होस्ट, दैट इज कॉल्ड, वन इज कॉल्ड प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट, और दूसरा है आपका सेकेंडरी होस्ट। मैंने बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी का नाम प्राइमरी होस्ट क्यों पड़ा, सेकेंडरी क्यों पड़ा? जहां पे सेक्सुअल साइकिल चलेगी वो होते हैं प्राइमरी होस्ट, और जहां एसेक्सुअल साइकिल चलती वो एक्चुअली होते हैं सेकेंडरी होस्ट। यानी मॉस्किटो, यहाँ पे मॉस्किटो में स्पेशली आप याद रखिएगा फीमेल एनाप्लिस, यानी मच्छरनी काटती है, मादा वाली, नर नहीं काटता। इसके पास ही सकिंग टाइप का ब्लड होता है, सकिंग टाइप का माउथ पाया जाता है, ताकि वो ब्लड को चूस लेती है। एक्चुअली ब्लड क्यों चाहिए इसे? इसके ओवुलेशन के दौरान इसकी बॉडी में कमी हो जाती है, आयरन की और प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, वो आरबीसी ऑफ ह्यूमन से पूरा करती है, यानी उसको चाहिए होता है, इसलिए ये खून चूसती है, नॉट एनी अदर रीजन, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर जिसको इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, उसके लीवर में जाके ये सेल
डिवाइड करते हैं भने सेक्सुअली, फिर लीवर से अदर बॉडी पार्ट में जाएंगे यानी आरबीसी में जाएंगे। जब आरबीसी में जाके वहां से रप्चर होगी आरबीसी की, तो हीमोजॉइन नाम का एक केमिकल निकलता है। क्या? हीमोजॉइन नाम का केमिकल निकलता है। हीमोजॉइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड फीवर ऑफ, ठीक है, मलेरिया। मलेरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हीमोजॉइन होता है, जो आरबीसी के फटने से निकलता है। तो यहाँ पे आपका सेकंड, फिर उसके बाद ये इसके गट में जाके आपकी स्पोरोजॉइट, फिर से गट में एक्चुअली वो होता है सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर होते हैं स्पोरोजॉइट्स। तो ये याद रखिएगा, पूरा साइकिल दिया हुआ है। तो प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल होता है। विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ मलेरिया मोस्ट सीरियस एंड वन ऑफ द इवन मे बी फैटल। बताया था अभी कौन से सबसे ज्यादा मलेरिया खतरनाक होता है? आपका मैलिग्नेंट वाला। प्लाज्मोडियम इंटर इन द ह्यूमन बॉडी एज, प्लाज्मोडियम इंटर करता है कैसे? स्पोरोजॉइट के फॉर्म में। बताया था सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो के अंदर सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो भरा होता है माल, वो स्पोरोजॉइट होता है। उसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती तो वहां पे आ जाता है, उसके फिर वो लीवर सेल को ढूंढता है, वहां पे डिवाइड करता है, फिर आरबीसी में जाता है। आरबीसी में रप्चरिंग होती है, जिससे चिल वगैरह फील होती है आपको। प्लाज्मोडियम इंटर इन ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाप्लिस मॉस्किटो। बताया था कि फीमेल एनाप्लिस ही काटती है, बाकी मेल नहीं काटता, ठीक है, क्योंकि इसके पास लैपिंग टाइप का माउथ होता है और ये बेचारा लैपिंग टाइप का माउथ पाया जाता है। तो ये किस पे फीड करता है? ये फीड करता है एक्चुअली नेक्टर और प्लांट के सैक पर, प्लांट सैक पर डिपेंड रहता है, ठीक है। और वो खून चूसती है, क्यों? क्योंकि उसे चाहिए होता है आपका आयरन और प्रोटीन फॉर ओव्यूलेशन। आगे बढ़ो। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर एंड देन अटैक आरबीसी एंड रिजल्टिंग देयर रप्चर। वो बताया था कहां पे मल्टीप्लाई करेगा? पहले लीवर में है। क्या ऐसा? लीवर से रप्चर ऑफ आरबीसी रिलीज अ टॉक्सिक सब्सटेंसेस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर। बताया था अभी कि आपके आरबीसी जब रप्चर करती है तो जो हाई फीवर और चिल के लिए रिस्पांसिबल होता है वो होते हैं हीमोजॉइन। क्या हीमोजॉइन है? क्या ऑप्शन में ये है। इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन क्या होता है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में अच्छे से पढ़ा आपने। इंटरफेरॉन होता है आपका इन्फेक्टेड सेल रिलीज अ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड इंटरफेरॉन विच प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। यानी मैं ये कह सकता हूँ मोटी मोटी बात कि भैया वायरल अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वही सेल निकालेगी एक प्रोटीन जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं, ताकि बाकी अदर सेल को बचाया जा सके वायरल से, ठीक है। तो हीमोजॉइन नाम का केमिकल, साइटोकाइन, बैरियर, पीएमएनएल वगैरह, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट, दीज आर ऑल बैरियर ऑफ, ठीक है। 4 प्रकार के पढ़ा था, फिजिकल, आपका फिजियोलॉजिकल, देन आपका साइटोकाइन एंड इंटरल्यूकिन, उसमें आता है इंटरफेरॉन, ठीक है। स्पोरोजॉइट ऑफ प्लाज्मोडियम स्टोर्ड होता है, कहां पे इकट्ठा होता है? बताया सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो में ही इकट्ठा होता है। पूरा डायग्राम बना हुआ है ऐसे थैले जैसे, और उसके अंदर बहुत सारे हीमो स्पोरोजॉइट पड़े होते हैं, वहीं से निकलते हैं और ये किसी को दूसरे को डसती है जब, तो उसके अंदर लीवर में जाके फिर से करते हैं तगड़ा। वेक्टर ऑफ मलेरिया कौन सा? मेल की फीमेल? तो फीमेल, दिस इज एक्चुअली सिंबल ऑफ मेल एंड दिस इज सिंबल ऑफ फीमेल। आपको उसमें भी पढ़ाया था मैंने। और अगर ऐसा बना दिया जाए तो ये होता है बाइसेक्सुअल, मॉर्फोलॉजी के अंदर आपने पढ़ी है। तो दिस इज मेल एनाप्लिस नहीं, फीमेल एनाप्लिस मॉस्किटो एकदम सही। एडीज नहीं, एडीज दूसरा कराएगा, प्लाज्मोडियम तो प्रोटोजोवन होता है। अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री इन ह्यूमन, इसका देखना इस क्वेश्चन में आपको कहा है ना कि वेक्टर होता है कौन, तब आपने इसको लगाया। देखिए प्लाज्मोडियम कराता है, लेकिन वहां पीछे वाले क्वेश्चन में कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा था। अमीबियासिस अमीबिक डिसीज ह्यूमन इज कॉज्ड बाय अमीबा प्रोटियस इंट अमीबा हिस्टोलिटिका कराता है। क्या कौन कराता है भैया? आपका अमीबियासिस, कंटामिनेटेड फूड, वाटर, इन सब चीजों से होता है आपका अमीबियासिस। अमीबिक डिसेंट्री भी दूसरा नाम कहते हैं। इंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज रिस्पांसिबल फॉर दैट डिसीज। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल विद एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट सिम्पटम ऑफ द डिसीज। ये अमीबिक डिसेंट्री आपको अमीबियासिस हो जाती है तो आप कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स होंगे, स्टूल में एक्सेस म्यूकस आएंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भैया आपको अमीबियासिस हो चुकी है, यानी आपने गंदा खाना पानी कुछ लिया है। इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, सिम्पटम ऑफ डिसीज। ये किसका भैया? एस्केरियासिस है। एस्केरियासिस अगर आपको हो गई है तो आपका इंटरनल ब्लीडिंग होगा, मस्कुलर पेन होगा, इंटरनल ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ये ध्यान देना, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज अगर होगा तब एस्केरियासिस, क्योंकि इंटरनल मस्कुलर पेन, फीवर वगैरह, एनीमिया तो अभी भी डिसेंट्री से भी हो सकती है, तो ये इसलिए नहीं लिए, ठीक है। डिप्थीरिया गल घोटू होता है, डायरिया में ब्लड वो बढ़ जाता है भैया, बाउल मूवमेंट अब नॉर्मली इंक्रीज कर जाता है, लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज बढ़ जाता है, आप डाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फिशेस टू इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ
to the food and food product thereby contaminating them is a case of amoebiasis। मैकेनिकल कैरियर होती है कौन आपकी हाउस फ्लाई कहाँ है, मस्का डोमेस्टिका लिखा है, ये लिखा है हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का डोमेस्टिका इज अ स्पीसीज which are the following elements which are known to be the pathogenic to the man। पैथोजेनिक कौन है, एस्केरियासिस बचेरिया और इंसाइक्लोस्टोमा, हुकवर्म, एस्केरियासिस बचेरिया, ये सब हो सकते हैं आपके पैरासाइट, ठीक है, पैथोजन हो सकते हैं, ठीक है। which are the following disease protected by through contamination of food के थ्रू कंटामिनेशन हो सकता है, एस्केरियासिस अमीबियासिस आपके मन में तुरंत आना चाहिए। सॉइल वेजिटेबल इन सबसे हो रहा है, यानी वही एस्केरिया अमीबियासिस, ड्रॉपलेट सब पेन। देखना यहाँ तक एक दूसरे डिसीज के बारे में लिखना चाह रहे हैं, उसके बाद सच है अगर पेन से हुआ, बुक से हुआ, कब और थ्रू मेनी अदर हुआ, तो ये मेंशन डिसीज कौन कौन करा सकता है। तो ऊपर के हो गए अमीबियासिस और आपके एस्केरियासिस, ये हो गया। लेकिन ये जो पेन, बुक, डोर नॉब, इन सब से हो सकता है। तो ये आपके किसके लिए लिखे हैं, कॉमन कोल्ड के लिए। तो कहते हैं निमोनिया वगैरह भी इससे हो सकता है, निमोनिया कॉमन कोल्ड हो सकता है, आपके इन्फेक्टेड पेन, बुक वगैरह आपने पकड़ लिया, कफ वगैरह, तो इससे हो गया। एस्केरियासिस अमीबियासिस आपने कंटामिनेटेड फूड, वाटर, सॉइल अगर इनका सेवन कर लिया तो हो गया। टाइफाइड भी इनसे हो सकता है, रिंगवर्म भी हो सकता है, यानी रिंगवर्म किससे होता है, आपके इन्फेक्टेड टॉवेल्स वगैरह अगर किसी को हुआ है तो पेन, बुक्स वगैरह से भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है। तो मोर देन 5, 1 2 3 4 5 6 7 लिखें, यानी मोर देन 5 है, 5 4 3 नहीं। Which are the following option is correct, सही कौन है। Those who take drug intravenously are much more likely to acquire serious infection like AIDS and hepatitis B। सही बात है, अगर जो लोग इंट्रावेनसली ड्रग लेते हैं, मैंने बताया था कि वाई एड्स, HIV इज इन्फेक्शियस एंड कैसे फैलता है, तो ये इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, यानी सेक्सुअल कांटेक्ट अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया या इंट्रावेनसली ब्लड ले रहे हैं या सीरियन से किसी भी भैया कोई भी माध्यम अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हुआ, इन्फेक्टेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हुआ, तो एड्स होना लाजमी है। वही कह रहे हैं कि हो सकता है हेपेटाइटिस बी, और ये ड्रग इंट्रावेनसली ले रहे हैं किसी इन्फेक्टेड को, वही सिरिंज आपने यूज कर ली तो हो गया। द यूज ऑफ ड्रग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एडवर्सली अफेक्ट, कह रहे हैं नॉट एडवर्सली इफेक्ट द फीटस। नहीं, एक्चुअली ये होता है कि ड्रग्स, अल्कोहल अगर ले रहे हैं प्रेग्नेंट वुमेन, तो ये इनके बच्चे को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है भाई, नॉट नहीं एडवर्सली इफेक्ट करेंगे, तो सेकंड तो गलत हो गया। सर्टेन स्पोर्ट पर्सन यूज नार्कोटिक एनालिसिस एनाबोलिक स्टेरॉइड डाययूरेटिक्स एंड सर्टेन हार्मोन स्पोर्ट पर्सन, तो कह रहे हैं कि जो कुछ स्पोर्ट पर्सन वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ये सारी केमिकल का यूज करते हैं, लाइक नार्कोटिक एनालिसिस, एनाबोलिक स्टेरॉइड, डाययूरेटिक्स आप जानते हैं, कैफीन, कॉफी वगैरह जो डाययूरेटिक्स होते हैं, ठीक है। सर्टेन हार्मोन, ठीक है, एंड्रोजन वगैरह ये सब लेते हैं ताकि इनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए। यानी थर्ड आल्सो करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, यानी सेकंड इज इनकरेक्ट। तो आंसर सी जाएगा, इसमें सब कह रहे हैं सही गलत, सी आंसर होगा। आगे बढ़िए, ब्लैक वाटर फीवर सीरियस कॉम्प्लिकेशन। देखिए अब तीनों आपको नहीं पता कि ब्लैक वाटर डिसीज क्या है, ऑप्शन देख लीजिए आप, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम में सबसे खतरनाक कौन सा था तीनों में से, आपका फैल्सीपेरम। मलेरिया नहीं, वायरस नहीं, सबसे खतरनाक तो ब्लैक वाटर फीवर कौन कराएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन लो इंटेंसिटी, आवर बॉडी व्हेन इनकाउंटर अ पैथोजन फॉर फर्स्ट टाइम विल देन प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। कह रहा है प्राइमरी रिस्पॉन्स बॉडी जब करती है तो पहली बार उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो लो होता है भाई, जाहिर सी बात है लो होगा। क्यों, क्योंकि पहली बार सामना हुआ है, एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है, पहले जाने समझे तो एंटीबॉडी बॉडी बनाएगी, इम्यून सिस्टम प्रतिरोधक क्षमता उसको समझेगा, जानेगा कहीं आओ अगली बार ठोक देंगे। और बॉडी में एनकाउंटर पैथोजन फॉर फर्स्ट टाइम दैट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। जब पहली बार एक्सपोजर होता है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो पैथोजन के बाद मिलता है। तो दोनों बात सही है, लेकिन एसर्शन जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा इन्होंने नहीं बताया कि लो इंटेंसिटी क्यों होती है। एक्चुअली कि बॉडी एंटीजन एंटीबॉडी का जो डेवलपमेंट होता है वो स्लो होता है, क्योंकि पहली बार एंटी पहचान नहीं पाता, इसलिए। लेकिन दोनों बातें सही लिखी, इसलिए बी आंसर। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग इज एसेंशियल देयरफॉर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत हजारों बार पूछा गया सवाल कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन सी इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज सीएमआई। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मेडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट, बिल्कुल मत बोलना सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ठीक है, ग्राफ्ट बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ बिकॉज योर बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट व्हिच वन इज सेल्फ एंड व्हिच वन इज नॉन सेल्फ। कौन सा अपना है कौन सा पराई, आपकी बॉडी अच्छे से जानती है। अगर पराया हुआ
तो मारना शुरू कर देंगे। इसलिए कहते हैं भाई टिश्यू मैचिंग करा लो, नहीं ऐसा ना हो कि बॉडी आपको लीवर किडनी आपने लगवाया किसी और का और वो मारना शुरू कर दिए, तो भैया लाखों करोड़ों का नुकसान तो जाएगा ही, किडनी भाई फेल हो जाएगा और डेथ भी होगी। इसलिए तो किया जाता है कि दोनों बातें सही, और रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है क्यों एसेंशियल होता है, क्योंकि बॉडी को ये चीज पता होती है कि सेल्फ और नॉन सेल्फ कौन है और वो उसको इनकाउंटर न करने लगे। इसलिए असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज आल्सो करेक्ट। इन एक्टिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन। एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड होती है होस्ट बॉडी के अंदर, ठीक है। होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन, एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडी बनती है होस्ट बॉडी के अंदर बिकॉज होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन। एंटीजन से अगर एक्सपोज हुआ तभी उसके अंदर एंटीबॉडी बनेगी। दोनों बात सही है, रीजन में एक्सप्लेन कर रहा है। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डिलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन इंक्लूड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी, ना नॉट डायरेक्टली गिवन। हीट किल्ड एटीन्यूटेड वीकली करके डाला जाता है, डायरेक्टली नहीं, ठीक है। तो इंजेक्शन ऑफ माइक्रोब ड्यूरिंग कम्युनाइजेशन पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। पैसिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल जो वेनम वगैरह लेते हैं और मदर से जो मिलता है कोलेस्ट्रम, वो पैसिव नेचुरल का एग्जांपल है। एंटी वेनम पैसिव आर्टिफिशियल का एग्जांपल है। और डायरेक्टली नहीं, हीट किल्ड, पहले उसको यार वीक करो, एटीन्यूटेड करो। अगर सही डाल दोगे तो मर नहीं जाएगा आदमी, मे भी मर सकता है अगर प्रॉपर नहीं हुआ। तो असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। Which statement drug which abuse कह रहे अवॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर CNS एंड गैस्ट्रो GIT। बताया था 3 प्रकार का आपको पढ़ना होता है आपके पूरे टेक्स्ट में। OCC याद रखना, OCC ओपॉइड कैनाबिनॉइड, ठीक है, ओपॉइड कैनाबिनॉइड एंड क्रैक कोकेन जिसे कहते हैं आप, ये 3 होते हैं। ओपॉइड वाले का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, CNS में आते हैं। और दूसरा है आपका GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहाँ से प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओपियोइड का इसका कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रिंसिपली इन द ब्रेन प्रेजेंट होता है। और कैनाबिनॉइड, कोक और क्रैक ये जो होता है ये एक्चुअली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी कैनाबिनॉइड बहुत इफेक्ट करता है। और कोक क्रैक का ये आपका ब्रेन एक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन निकालता है, उसके साथ बहुत इंटरफेयर करता है आपका। ये कैसे कैसे लिया जाता है पता है? ओपियोइड को आप स्नॉर्टिंग कर सकते हैं, मतलब जो ऐसे देखते हैं ना, खींचते हैं, यानी वो स्नॉर्टिंग हो गई। और इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है ये कैनाबिनॉइड। उसके बाद ये आपका कैनाबिनॉइड भांग, हशीश, चरस, गांजा, मारिजुआना ये सब आते हैं। तो इसको कैसे लेते हैं भैया? ओरल इंजेक्शन, तो खा लिए, ओरल इंजेक्शन हो गया, या स्नॉर्टिंग, गांजा को खींचते भी है, फूंकते भी है, इसलिए स्नॉर्टिंग भी हो गया। और कोका जनरली स्नॉर्टिंग से लिया जाता है, ठीक। ये लिया कैसे लिया जाता है, कहाँ से मिलता है वो बताया, और कहाँ का इनका रिसेप्टर होता है, ठीक। ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सही है। कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट है प्रिंसिपली ब्रेन में पाया जाता है, ये लिखा सही है। कोकाइलक्लाइड हैज अ प्रोटेक्ट स्टिमुलेट एक्शन ऑन द CNS पर इफेक्ट होता है, सही है। कोकाइलक्लाइड इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन लिखा होगा, सही है। हेरोइन इज अ डिप्रेस्ड एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, हेरोइन कैसी भी हो डिप्रेस ही करती है, ठीक है, चाहे ये वाली हेरोइन हो चाहे वो वाली। मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर एज अ वेरी यूजफुल फॉर पेशेंट हु इज गिवन अंडरगॉन सर्जरी। पोस्ट ऑपरेशन के बाद, ताकि बंदा उसको झेल सके, ऑपरेशन के दर्द को झेल सके, उसके लिए मॉर्फिन को लगाया जाता है। ये इसका पॉजिटिव यूज था। लेकिन अगर आप उसको किसी भी अदर देन मेडिकल पर्पस यूज कर रहे हैं, यानी आप उसका अब्यूज कर रहे हैं, ड्रग अब्यूज में आ जाता है। तो ये इसका पर्टिकुलर पर्पस था, ये सही है। कोकेन प्रोड्यूसिंग कॉज ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। यूफोरिया मतलब झूठा हेलुसिनेशन पैदा करता है और एनर्जी को बढ़ा देता है, एकदम सही बात। तो सारे सही, नॉट करेक्ट कौन पूछा है? नन ऑफ दिस, सब सही है। क्यों सही है देख लिया, आगे बढ़िए। मलेरिया पैरासाइट कंप्लीट इट लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, बताया था प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी वन इज नोन एज, आपका प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है, कहाँ लिखा है? 2 होस्ट, ये है आंसर, ये जाएगा। सो 2 होस्ट होते हैं प्राइमरी एंड नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी है आपका फीमेल एनाप्लिस मॉस्किटो और सेकेंडरी होस्ट होता है ह्यूमन। आगे बढ़ो। A person suffering from malaria fever when pre-ethnocytic cycle, इसका मतलब सिंगलेट नहीं, आरबीसी जनरली जब रप्चर होती है तो उसमें एक केमिकल निकलता है जिसे हीमोजोइन कहते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड फीवर ऑफ मलेरिया। विच ऑफ द, अब एक्चुअली इसमें क्या है, प्री इथ्रोसाइटिक और पोस्ट इथ्रोसाइटिक जब दोनों कंप्लीट होते हैं तब होता है, इसलिए पहला नहीं लिया। सिंगलेट रिंग स्टेज इसमें नहीं बनता, ठीक है। विच वन इज स्प्रेड फाइलेरिया को कौन करता है भैया? मॉस्किटो ही करता है, लेकिन एडीज, क्यूलेक्स ये सब है, ठीक है, इसलिए मॉस्किटो इसमें भी है। फाइलेरियासिस इज काज्ड बाय
फाइलेरियासिस कौन कराता है? बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड बुचेरिया मलाई, दो सब स्पीसीज लिखी, बैनक्रॉफ्टी, ठीक है याद रखना, और एक है बुचेरिया मलाई, वाई आई मलाई, दो हैं फाइलेरिया कराता है। फाइलेरिया एक्चुअली बताया था कि लिम्फ वेसल लोअर लिम्फ नोड को पूरा ब्लॉक कर देती है, ठीक है, तो हाथी पाँव हो जाता है, यानी बहुत तेज लिम्फ वेसल का पूरा स्वेलिंग हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। दो प्रकार के लिम्फ फ्लूइड है आपकी बॉडी में, ब्लड और लिम्फ, इसमें लिम्फ का हो जाता है, ठीक। विच स्टेट इज करेक्ट अबाउट ड्रग के बारे में कौन सा सही? हीरोइन इज अ वाइट ऑर्डरलेस ब्रिटल क्रिस्टलाइन, एकदम सही है। हीरोइन कैसे बनता है? मॉर्फिन का अगर आप मॉर्फिन का अगर आप एसिटाइलेशन करा देते हैं, क्या एसिटाइलेशन करा देते हैं, तो जो उससे पदार्थ बनता है उसे हीरोइन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरोइन कहते हैं। और ये कैसा होता है? व्हाइट होता है, सफेद होगा, क्रिस्टलाइन होगा, ठीक है, व्हाइट होगा, क्रिस्टलाइन होगा, और कैसा होगा? ऑर्डरलेस होगा, बिटर होगा, कड़वा आता है थोड़ा, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी आपकी इसमें लिखी हुई है। हाँ, हीरोइन कहाँ गया भैया? हीरोइन व्हाइट ऑर्डरलेस ब्रिटिश क्रिस्टलाइन कंपाउंड विद जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, ठीक है, खींच के लो या नशा लगाओ, मतलब इंजेक्शन लगाओ। कैनाबिनॉइड जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, हमने बताया था। कैनाबिनॉइड्स जितने हशीश, चरस, गांजा, मारिजुआना, भांग, कैनाबिस सटाई, वो सब कैसे लिखती है? तो डायरेक्ट इनहेल कर लीजिए या इंजेक्शन लिखा है, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन से ले सकते, ठीक है। कोकेन कॉमनली का कोक और क्रैक यूजुअली स्नॉटेड, जनरली स्नॉटेड, खिंचाई करते हैं इसकी। कोका एल्कलॉइड इन कोकेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट दैट इज कॉल्ड इरिथ्रोजाइलोन कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट था ये। यहाँ साउथ अफ्रीका कर देते तब गलत हो जाते, यहीं फंसोगे तुम, देख लेना आगे। These days cannabinoids are also abused by some of the sport person, मैंने बताया था कि जब एनसीईआरटी लिखती है पहले कोका एल्कलॉइड लिखती है, मतलब पहले लिखती है ओपियोइड के बारे में, फिर कोका एल्कलॉइड, फिर क्रैक कोकेन के बारे में लिखती है, कैनाबिनॉइड के बारे में, फिर कोकेन के बारे में लिखती है। तो जब ये कोका एल्कलॉइड पढ़ा चुकी होती तो कहती है अरे यार एक चीज हम भूल गए, का कह रहे हैं सम स्पोर्ट पर्सन आर आल्सो यूज कैनाबिनॉइड यूज करने लगे हैं। तो लिखा तो पैरा कोकेन पे है लेकिन वो कैनाबिनॉइड के बारे में लिखा है, तो वही बात कह रहे हैं, इंसेसिव डोज ऑफ कोकेन का हेलुसिनोजन करा देते हैं। हाँ, स्पोर्ट पर्सन के देखिए कैनाबिनॉइड लिखा हुआ है, यूज करते हैं। लाइसेंसिंग एलएसडी एक्चुअली एनसीईआरटी नई वाली हटा दिए हैं। एट्रोपा बेलेडोना धतूरा प्रोड्यूस हेलुसिनेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एकदम सही बात है। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, ऑल आर करेक्ट। देख लेना, साउथ अमेरिका का है, साउथ अफ्रीका बहुत गलत हो जाएगा। बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी इज ट्रांसमिटेड बाय, बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी किससे होता है? सैंडफ्लाई क्यूलेक्स से। किससे? क्यूलेक्स। मॉस्किटो से होता है, लेकिन कौन सा मॉस्किटो? क्यूलेक्स। किसका स्ट्रक्चर दिया भाई? दिस इज स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड, स्केलेटन ऑफ कैनाबिनॉइड। मॉर्फिन कोडिंग का नहीं है, बड़ा है एनसीईआरटी में। एक्स एग्रीगेट रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम का क्या कराता है? एलर्जी कराता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? एंटीबॉडी आईजीई। कौन सी? आईजीई, बताया था ई। जब आप करते हैं तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए ई होते हैं, आईजीई याद रखिएगा। और ई से एलर्जी। एलर्जेंस और माइट हो सकते हैं, माइट से डस्ट में हो, पोलन हो, एनिमल डेंडर हो, ये सब करा सकते हैं, इसे एलर्जेंस कहेंगे, ठीक है। सिम्टम इंक्लूड स्नीजिंग, वाटरी आई, बहुत ज्यादा जब कभी हम न्यू एरिया में जाते हैं, किसी भी हिली एरिया कहीं भी गए, वहां का आपका इम्यून सिस्टम नहीं हुआ सही, मतलब इम्यून सिस्टम क्या, वो एक्स एग्रीगेट रिस्पॉन्स ही होता है इम्यून सिस्टम का, वहां के एनवायरमेंट नहीं झेल पाता, रनी नोज होने लगते हैं, ठीक है, नाक लाल पड़ने लगती, वाटरी आई, आंखों में पानी आने लगते हैं, ठीक है, डिफिकल्टी होती सांस लेने में, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन फ्रॉम मोनोसाइट सेल, नहीं मास्ट सेल से निकलता है बउआ। देखो यार तुम्हें फंसाया गया कितना अच्छे से, तुम्हें लगेगा ये बात सही लिखी है एनसीईआरटी, पूरा हिस्टामिन निकलवाता है, लेकिन मोनोसाइट सेल से नहीं, मास्ट सेल से निकलवाता है। कहां से? मास्ट सेल से, मास्ट सेल से निकल, तो ये तो गलत हो गया फोर्थ। उसके बाद यूज ऑफ ड्रग लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइडल क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी, सही है। हंसा याद रखना, हाँ या हिस्टामिन, एड्रेनलिन या से स्टेरॉइड, इनको दोगे तो आप हंसने लगोगे, यानी खुश हो जाओगे। एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड दीस डेज आप आईजीएम टाइप, अबे नहीं बे आईजीएम नहीं, आईजीई टाइप, अभी बताया था आईजीई टाइप लगता है, आईजीएम, ये भी गलत हो गया ना, दो स्टेटमेंट गलत मिले मुझे, फोर्थ एंड सिक्स। तो पूछा गया था आर हम स्टेटमेंट करेक्ट कितने दिए हैं? टोटल 6 दिए हैं, 2 गलत है तो 4 सही है, यानी फोर्थ आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेलमेंथिक डिसीज, कौन हेलमेंथिक डिसीज होते हैं? हेलमेंथ से कौन होता है भैया? आपका फाइलेरियासिस, ये सब हेलमेंथिक डिसीज है।
आपका फंजाई है, ट्राइकोडर्मा से होता है, पोलियो है, डिप्थीरिया नहीं। आगे बढ़ो। एड्स कॉजिंग फैक्टर आर एसोसिएटेड विथ आरएनए वायरस, बताया था कि रेट्रोवायरस, इनवेलेंट वायरस होते हैं, आरएनए वायरस होते हैं, ठीक है। इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम इन ह्यूमन could develop a consequence of immune deficiency syndrome, क्या करा सकते, एड वायरल इन्फेक्शन, डिफेक्टिव लीवर, क्लेमाइडिस इन्फेक्शन, ठीक है। इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम HIV का पूरा फुल फॉर्म में था ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो ये क्या कराएगा, एड्स वायरस इन्फेक्शन होगा तब ये होगा, एक्चुअली डिफेक्टिव लीवर, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन नहीं होता है। एड्स हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बताया था। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, इलाज करते रहिए। डेथ इज इनवाइटेबल, बहुत सारे एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विच हेडक्वार्टर इन प्रेजेंट इन दिल्ली, बहुत जगह नाको एनजीओ खुले हैं जो आपको इनवाइटेबल करते हैं, भैया आइए इलाज कराइए और आपकी पूरी प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं। तो डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, ये बात याद रखिए। और मरना तो तय होता है, क्योंकि इसकी लिए जो ड्रग्स वगैरह बनाई गई हैं वो अभी पार्शियली इफेक्टिव हैं, लाइक एजिडोथाइमिडीन, एंट्री वायरल ड्रग होती हैं, एवीटी वगैरह, एजेडिटी बोलते हैं, क्या एजेडिटी, एजिडोथाइमिडीन। अब पूछेंगे आप एनसीईआरटी में नहीं है तो आप केमिस्ट्री एनसीईआरटी उठाइए क्लास 11 की, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वहीं स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। आगे बढ़िए। मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक्स, सेफ आरएचए बच्चा बोले क्वेश्चन तो पढ़ लो, पहले टूटने लगे थे। हाँ, एड्स नो क्योर होता है, प्रिवेंशन बेस्ट ऑप्शन होता है। WHO ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, वही नाको के बारे में कह रहा है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप टेकन टू HIV ससेप्टेबल पॉपुलेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ एड्स, के लिए क्या क्या आप कदम उठाए जा सकते हैं। तो मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक, HIV के लिए ब्लड बैंक रखा गया, ठीक है। इंश्योरिंग यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल, क्योंकि फैलता है इससे। सिरिंज इन द पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक में, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम, क्यों, क्योंकि टू प्रिवेंट STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एड्स वगैरह को बना दे भाई। जब ड्यूरिंग इंटरकोर्स बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज होता है, अगर किसी को हुआ है तो हो जाएगा, इसलिए कहता है अवॉइड मल्टीपल पार्टनर फॉर इंटरकोर्स। कंट्रोलिंग ड्रग एंड अब्यूज, क्यों इंट्रावेनस ड्रग लेते हैं उसके लिए हो सकता है। ये भी एडवोकेट सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर एक्सरसाइज, भाई सेफ सेक्स पर खुल के बातें हों, चर्चा हो और रेगुलर चेकअप का बढ़ावा मिले, ताकि भाई अगर पता चल गया तो जल्दी जल्दी कवर किया जा सकता है, उसकी लाइफ को बढ़ा सकते, प्रोलॉन्ग लाइफ कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं बचा सकते। तो सारी बातें सही हैं। क्या पूछे थे, ऑल आर करेक्ट। बिनाइन ट्यूमर नॉर्मली बताया तो 2 प्रकार के ट्यूमर, अनकंट्रोल ग्रोथ से मास इकट्ठा बन जाता है, मास ऑफ द टिश्यू, जिसे आप कहते हैं ट्यूमर। ट्यूमर 2 होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन एक ही जगह लोकेशन पर रहता है, मैलिग्नेंट ब्लड के साथ ट्रांसफर कर सकता है और कहीं भी जाके करा सकता है। बिनाइन ट्यूमर नॉर्मली मेंटेन कन्फाइंड देयर ओरिजिनल लोकेशन, डू नॉट स्प्रेड, बिल्कुल नहीं स्प्रेड करता, लिटिल डैमेज करेगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर मास ऑफ सेल एंड न्यूप्लास्टिक, जिसे ट्यूमर सेल या न्यूप्लास्टिक सेल कहते हैं। Tumor cell grow very rapidly, invading the damaging the surrounding normal tissue, starve the normal cell by complete vital nutrient। कहता है कि भैया अगर ट्यूमर हो गए, जो सेल अनकंट्रोल डिवीजन करने लगे, तो उसको भी तो भोजन पानी यानी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अब वो क्या करेंगे, नॉर्मल सेल से कंपटीशन करेगी, यानी नॉर्मल सेल स्टारवेशन पे चली जाएगी, ठीक है। मेटास्टेसिस द फेयरेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, बताया चीख चीख के बताया कि भैया मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होती है, नॉट बिनाइन, बिनाइन की नहीं होती, यानी ये गलत है। 4th, आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्स-रे एंड गामा रे, नॉन आयोनाइजिंग दैट इज यूवी रे, लिखा है हाँ, यूवी रे काज डैमेज लीडिंग टू द न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल रीजन हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं या फिजिकल हो सकते हैं। तो उसमें केमिकल वाले ये हैं आपके एक्स-रे और गामा रे, ये आयोनाइजिंग है, और नॉन आयोनाइजिंग मतलब हम और तुम साथ साथ हैं, यानी जुदा नहीं होते, यू और वी, इसलिए याद रखिए नॉन आयोनाइजिंग। भूल जाते हैं ना कौन आयोनाइजिंग कौन नॉन, तो यूवी नॉन है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर, स्पेसिफिक एंटीजन आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर, इसको पता करने के लिए किया जाता है। तो एक गलत मिला है, ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट 4th, ये देखो ऑप्शन है आपका डी। 4था वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। एक इसका स्ट्रक्चर भैया, दिस इज मॉर्फिन, क्या कुछ चीजें यहां से याद रखिएगा, ग्रुप लगे मॉर्फिन होता है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, बहुत होगा पहचानने के लिए आएगा, और नहीं होगा तो पूछेगा बताइए कि कौन सा पेन किलर से उसमें पोस्ट ऑपरेशन के बाद दिया जाता था, तो मॉर्फिन। हेरोइन किसके स्टाइलेशन से बनता है, तो मॉर्फिन। और कैसा पूछ सकता है आपके ओपॉइड में कौन आता है, ये कहेगा इनका रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, ब्रेन एंजाइटी, मतलब इससे रिलेटेड कुछ भी पूछे आप मॉर्फिन ढूंढ के उसके बारे में सोच लेना है,
कह रहा है ये किसकी है, दिस इज अ कार्टून ऑफ एंटीबॉडी, एनसीईआरटी में बना है कार्टून ऑफ एंटीबॉडी, दिस इज अ एन टर्मिनल चेन एंड दिस इज सी टर्मिनल चेन एंड ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, क्या है एबीएस एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ भी एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, दिस इज योर हैवी चेन, दिस इज योर लाइट चेन, हैवी चेन है ये लाइट चेन है, दे आर कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। पूछा क्या है एज एंटीजन बाइंडिंग साइट सही है, डी इज अ लाइट चेन, डी इज अ लाइट चेन कहाँ है, सी इज अ लाइट चेन, ये वाला सी एक्चुअली ये एबीसी का नंबरिंग है आपका बीसी, और ये सी फिक्स है एबीसी नहीं है, ये सी टर्मिनल है, ठीक है मत भूल जाना, ये सी टर्मिनल है और ए टर्मिनल, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल, ठीक है वो टर्मिनल होते हैं वो इसमें है, और ये आपकी लेवलिंग है सी वाली, तो ये सी वाली ये वाली लेवलिंग लाइट चेन है और ये वाली लेवलिंग ये बना है एक्चुअली ऐसे वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, दिस इज हैवी चेन, दिस इज लाइट चेन, तो कह रहा है डी लाइट चेन है, गलत है, बी हैवी चेन नहीं है, बी हैवी कहाँ से, आगे बढ़िए, सी इज लाइट चेन नहीं, ये वाला सी लाइट चेन है, वो अगर यहाँ से देखेंगे तो ये वाला तो सी लाइट चेन है, लेकिन वो आपसे पूछा क्या है, तो ये भी सही है इसका मतलब। अगर इसकी बात करोगे बच्चा तो यही तो लाइट चेन है और ये आपका हैवी चेन है, तो इस तरह से दो आंसर हो जाएंगे, और ये एंटी बाइंडिंग साइट है, ठीक है आप ये लगा के आगे निकले होंगे, इसे मार्क्स में मिला होगा, आगे बढ़ो। मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मॉर्फिन निकलता है कहां से, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट लाइक कैनबिस सटाइवा, latex of poppy plant that is paper was somniferum erythroxylin coca, none of these। मॉर्फिन कहां से निकालते हो भाई, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनबिस सटाइवा से मॉर्फिन निकालते हैं, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपर और सोमनीफेरस के लेटेक्स से निकालते हैं, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ से कैनबिस सटाइवा निकलता है लेकिन वो मॉर्फिन नहीं होता है, ठीक है। इरिथ्रोजाइलिन कोका नेटिव साउथ अमेरिका से कोकेन क्रैक निकलता है, ठीक है, नॉट मॉर्फिन। एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनिटी, एचआईवी वायरस कराता है बाय सेक्सुअल कांटेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन, शायद जाहिर सी बात है अगर यहाँ सेक्सुअल कांटेक्ट लिखा होता तो नहीं, अरे सेक्सुअल कांटेक्ट से हमेशा थोड़ी फैलता है भाई, इन्फेक्टेड पर्सन तब होगा ना, सही है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट, देखिए फ्लूइड के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं, यानी हो गया। शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल एज अ केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग लेते समय आपने एक दोस्तों को दिया तो वो लगा देते हैं तो हो जाता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, बताया था प्लेसेंटा को दो ही चीज क्रॉस कर सकती है, एक आईजीजी नाम की एंटीबॉडी और एक होता है आपका एचआईवी वायरस। अगर मदर को है तो बच्चे को भी हो सकता है, उसके लिए बहुत सारे ड्रग्स और बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया जाता है कि मदर को है तो बच्चे का ना हो। फॉर बाइटिंग द इन्फेक्टेड मॉस्किटो, बाई बाइटिंग द इन्फेक्टेड मॉस्किटो से नहीं तो गलत है। एड्स कॉज्ड बाय इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, तो यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ऑप्शन में। डी तो नहीं लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सिक्स। थ्रू टच एंड, अच्छा पांचवा नंबर छोड़ दिए हो गए। थ्रू द फिजिकल कांटेक्ट ये भी नहीं होगा, बाय बाइटिंग इन्फेक्टेड ये भी नहीं होगा, यानी फिफ्थ सिक्स दोनों नहीं लेंगे हम, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेंगे, ऐसा है ऑप्शन में। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड दो बार हो गया है यार यहाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये लो ना, फिर वो मत लेना सिक्स, क्योंकि यहाँ सिक्स काटना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये करेक्ट है, बी आंसर होगा आपका। सारे सही है, निकाल दो, वो दो गलत है। विच आर द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय स्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, बता तो मॉर्फिन का अगर आप स्टाइलेशन करा देते हैं तो उससे मिलता है आपका हीरोइन, और जिसे कहते हैं आप स्माइक भी कहते हैं। वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, बिटर नेचर का होता है, ये सब पढ़ लिया आपने। अरे भैया नेचुरल कैनाबिनॉइड्स और ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नेचुरल कैनाबिनॉइड कहाँ से निकालते हैं आप, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट लाइक कैनबिस सटाइवा से निकाल लीजिए। लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से अभी मॉर्फिन निकाला, जिसमें कोका से कोक या क्रैक निकालते हैं, इसलिए आंसर जाएगा ए। Which of the following is a डाइस्टिल मॉर्फिन, डाइस्टिल मॉर्फिन कौन है, अभी स्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन कराने से हीरोइन मिलता है आपको, ठीक है। Which of the following कैनाबिनॉइड, कैनाबिनॉइड सेकंड वाला, ओसीसी में सी कैनाबिनॉइड, यानी मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सारे कैनाबिनॉइड्स होते हैं। स्पोर्ट पर्सन भी आजकल इसे ले रहे हैं, लेसन एंड स्नॉटिंग से। फ्लावर टॉप लीफ एंड रेजिन ऑफ कैनाबिनॉइड प्लांट आर यूज्ड इन द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एट्रोपा वाला ने हशीश नहीं, मारिजुआना, चरस एंड गांजा किसके बारे में कह रहा है, ये सारे निकाले जाते हैं आपके कैनाबिनॉइड्स के बारे में है। और आपको पता है कि मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा ये कैसे होते हैं आपके कैनाबिनॉइड, यहाँ धतूरा की वजह से नहीं लिए, और एट्रोपा ये सब हेलोसिजिनिक होते हैं, ना कि आपका
कैनाबिनॉइड्स होते हैं, ठीक है, इसलिए सी आंसर। कॉमन वार्निंग साइन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज एमंग यूथ इंक्लूड ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल कॉलेज। कह रहा है कि एकेडमिक का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया तब ड्रग आप लेना शुरू कर देते हो सकता है लेने लगते हैं लोग। अनएक्सपेक्टेड एब्सेंस, भाई पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं कॉलेज और उसमें से बंक मार दी, बैक लग गया, ड्रग्स ले रहे हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन में, भाई अगर देखो नशा पत्ती जो करने लगता है व्यक्ति उसको अपने शरीर की सफाई और बहुत सारी चीजों से इंटरेस्ट हटने लगता है, तभी देखते हो जो ऐसे नशा पत्ती करने वाले कुछ पहने कुछ घूमेंगे, ठीक है। विथड्रॉल, आइसोलेशन, अकेले रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, डिग्रेसिव रेबलेस बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर नहीं रहता है। डिटोरेटिंग ऑफ द फैमिली, इनसे अलगाव रहता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, क्या करना क्या नहीं करना कोई मतलब नहीं। स्लीपिंग, ईटिंग से कोई मतलब, सब फ्लक्चुएशन होता है वेट और एपेटाइट में, भूख नहीं लगती, वेट बढ़ा जा रहा है घटा जा रहा है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ऑल ऑफ दिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यहाँ पढ़ते तुरंत ऑटो इम्यून है, इम्यून डिफिशिएंसी नहीं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आगे बढ़ो। यानी बॉडी की सेल्फ सेल, नॉन सेल्फ सेल, ये अपने बॉडी के अंदर ये पता होता है इम्यून सिस्टम की कौन सी हमारी सेल कौन सी पराई सेल है, उसके प्रति करता है। लेकिन अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया तो ये बॉडी को यही नहीं पता कि कौन अपना है और कौन पराया, मारने लगती है। जैसे इनके सब रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत सारे बताया था आपको, विटिलिगो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मास्थीनिया ग्रेविस, ये सब होते हैं। इमैच्योर लिम्फोसाइट डिप्रेशन इन एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट इन द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में ही मैच्योरेशन होता है, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन है? स्प्लीन है और आपका बोन मैरो है, बोन मैरो है, स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड टॉन्सिल, पियर पैचेस, अपेंडिक्स प्राइमरी नहीं सेकेंडरी होते हैं। यानी यहाँ पे आपका बोन मैरो और वो होगा केवल प्राइमरी, स्प्लीन नहीं होता, ठीक। द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट विद इन द एंटीजन प्रोलिफरेट कम इफेक्टर सेल, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट, प्रोवाइड करते हैं। स्प्लीन में आल्सो कंटेन लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट व्हिच एक्ट फिल्टर फॉर ब्लड, ठीक है। लिम्फ नोड सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अदर एंटीजन व्हिच हैपन टू गेट इनटू लिम्फ टिश्यू फ्लूइड, सही। माल्ट कंस्टिट्यूट 50%, सही है। कौन सा गलत था? एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये वाला गलत था, सेकंड गलत था, क्या कह रहे हैं? इनकरेक्ट, वन इनकरेक्ट है, ठीक है। एक और देख लो। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोइड विद एंटीजन व्हिच प्रोलिफरेट एंड बिकम द इफेक्टर सेल। एक्चुअली सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन नहीं, ये आपके करते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड करते हैं साइट फॉर इंटरेक्शन, ठीक है। तो उसके हिसाब से एक गलत है। द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन द फीमेल इंक्लूड मस्कुलाइजेशन फीचर लाइक मेल्स, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, बढ़वा देते हैं, सही बात है। आपका मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन होगा, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, फेस मॉर्फोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं, सभी दिखाई देते हैं, इफेक्ट है। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया, अनिद्रा, जिसको नींद नहीं आती है वो पर्सन कैसा है? इंसोम्निया से पीड़ित है। लैक ऑफ स्लीप एंड नीडल बार्बिचुरेट, डिप्रेशन एंड नीड्स एम्फेटामिन्स, लैक ऑफ स्लीप एंड नीड अल्कोहल। इंसोम्निया से है तो एक्सेसिव स्लीप डिसऑर्डर एंड नीड, लैक ऑफ स्लीप एंड नीड बार्बिचुरेट, उसको अनिद्रा है और उसको बार्बिचुरेट एम्फेटामिन ये सब डॉक्टर देते हैं इलाज के लिए, ठीक है। साइड इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन द ह्यूमन मेल, एक्ने, इंक्रीज डिक्रीज मूड स्विंग, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल, ये सारे लक्षण दिए हैं। साइड इफेक्ट आप बहुत आराम से पढ़ते हैं, सेट ही सारा कुछ मिल जाता है आपको, बहुत ज्यादा घुसना नहीं है इस पर। अ पर्सन स्मोक में सिगरेट डेली, इट में कैंसर करा सकता है, थ्रोट कैंसर नहीं, थ्रोट कैंसर, ये थ्रोट कैंसर लिखा, थ्रोट कैंसर होगा, लंग कैंसर होगा, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एम्फीसीमा, गैस्ट्रिक अल्सर होगा, एकदम सही लिखा है। कैंसर हेपेटाइटिस नहीं, थ्रोट कैंसर एंड कैंसर सिफिलिस नहीं कराता, इसलिए बी। ये ब्रोंकाइटिस, ओरल कैंसर, कैड, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, बहुत सारे केमिकल लाइक कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होता है, इसलिए ए सी डी कट गया, बी आंसर होगा। Which of the following is measure mentioned here would be particularly useful prevention and control of alcohol and drug use among the adolescent? Avoid undue pressure, pressure बिल्कुल, seeking आप help हम parent से help लीजिए, प्रोफेशनल से मिलिए, undue pressure को अवॉइड करिए, ये सारे all of these are useful for prevention of control of all these kind of drugs, ठीक है। Which group of drug contain all hallucinogenic? अब hallucinogenic प्रॉपर्टी कौन होती है? एलएसडी भी होती है, गांजा, मारिजुआना, लार्जर डोज ऑफ कोकेन, याद रखना, एग्जैक्टली लिखा है। जब एक्सेसिव डोज आप क्रैक या कोकेन लेते हैं तब आपको हेलुसिनेटिक होता है, भांग इनसे भी होता है।
तो बी आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट है। आगे पढ़ लेते हैं। एलएसडी कैनाबिस सटाइवा भांग से धतूरा, एम्फेटामिन कोकेन लिखा लेकिन उसके लार्जर डोज से। चरस गांजा एलएसडी टोबैको भांग एट्रोपा बैलेंडोमा पुबलिक डायलेशन, ये भी नहीं। आगे बढ़ो। टोबैको इनहेलेशन कॉजेस क्या करा देता है भैया, ये स्टिमुलेशन कराएगा एड्रिनल ग्लैंड से, आपका एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन हार्मोन निकलेगा, ब्लड प्रेशर बढ़वाएगा, ठीक है। हार्ट डिसीज एंड लो ब्रेन हाई ब्लड प्रेशर। इनहिबिट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, इंक्रीज द प्रोमोट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, सही है। नर्व स्टिमुलेशन डिसऑर्डर एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, लंग कैंसर एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सही है। टोबैको इनहेलेशन कॉजेस, ये क्या कर देता है, हार्ट डिसीज, लो ब्लड प्रेशर तो नहीं करता। कफ डिप्रेशन क्या है, ये गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। इनहिबिट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और इंक्रीज कर देता है CO2 का लेवल, ठीक है। सी नर्व स्टिमुलेशन, हार्ट डिसीज, डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हीट डिसीज, हार्ट और लंग कैंसर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये होगा। हार्ट डिसीजेस कहाँ टोबैको से रिलेटेड लिखा गया है। टोबैको स्मोक कंटेन, एक बार फिर से देख लो। हार्ट डिसीजेस, डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, लंग कैंसर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। टोबैको यार जाहिर सी बात है नर्व स्टिमुलेशन कराएगा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट डी आंसर ने क्या कराता है, नॉट थोड़ी ना पूछा है यहाँ पे, ठीक है, डी आंसर है। टोबैको स्मोक कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड विच रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, बढ़ा घटा देगा ऑक्सीजन की कैपेसिटी, कॉज गैस्ट्रिक अल्सर, रेज द ब्लड प्रेशर, इज कार्सिनोजेनिक। बात सारी सही है, टोबैको लेने पे बात सारी सही, लेकिन उसमें पूछा गया, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कराएगा, यानी आप ये टोबैको ले रहे हैं तो मोनोऑक्साइड क्या कराएगा, तो वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को घटा देगा। आपको पता है CO2 250 टाइम 250 टाइम मोर बाइंडिंग कैपेसिटी रखता है देन ऑक्सीजन, 25 टाइम आपका CO2 रखता है ऑक्सीजन से, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर, ब्लड प्रेशर बढ़ेंगे टोबैको लेने से, लेकिन CO2 की वजह से नहीं, ठीक है। और कार्सिनोजेनिक सारे प्रॉपर्टी लिखे हैं टोबैको स्मोक की वजह से, लेकिन वो पढ़ो कार्बन मोनोऑक्साइड से पूछा, इसलिए आंसर ही जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज अ ब्रांच ऑफ, ये कैस किसका है भैया, ये धतूरा बना है, क्या धतूरा, देखते हैं शिव जी को पसंद होता है, भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, ये सारी चीजें क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि उनको कहते हैं भैया जितनी भी खराब आदतें हैं आप ले लो भोलेनाथ, और अपना शांत मन, साधना, ये सारी चीजें कृपा हमें दे दो। आर्टिफिशियल ड्रग यूज्ड एज अ सेडेटिव एंड यूज्ड टू रिड्यूस द एंजाइटी इज आल्सो इंड्यूस द स्लीप। कह रहा है आर्टिफिशियल ड्रग जो दिया जाता है, कौन कौन से, बारबिचुएट, एम्फेटामिन, ये सब दिए जाते हैं, इन सब जितने भी साइकेट्रिक्स वगैरह हैं, बहुत सारे पागलों की यही सब देते हैं। विथड्रॉल सिंड्रोम ऑफ ड्रग एडिक्शन, इसका विथड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है, बहुत जब आप किसी भी नशा को अचानक छोड़ देते हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। अनप्लीजेंट सिम्टम शोड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्टिव ड्रग, अगर नहीं हुआ, नहीं मिला तो उसके प्रति अनप्लीजेंट सिम्टम होते हैं। ड्यू टू अल्कोहलिज्म, नॉट पर्टिकुलर टर्म, सारे एडिक्टिव ड्रग जो भी नहीं मिलेगा सब में विथड्रॉल सिंड्रोम आएगा। सो ड्यू टू नार्कोटिक ड्रग, तो पर्टिकुलर नहीं है, सारे ड्रग के लिए है। ओपियम, मॉर्फिन एंड हीरोइन कलेक्टिवली क्या कहते हैं इसे, ओपियम, मॉर्फिन, ये सब कैसे हैं, ओपियम, मॉर्फिन एंड हीरोइन कैसे हैं, आपका हेलुसिनोजेनिक है, ओपिएट है, ट्रैंकुलाइजर नहीं, स्टिमुलेंट, हेलुसिनोजेनिक, ठीक है। हेलुसिनोजेन आर नर्व डिप्रेशन, नर्व स्टिमुलेंट आफ्टर थॉट फीलिंग एंड आर पेन रिलीवर, कैसे होते हैं, नर्व स्टिमुलेंट होते हैं। मारिजुआना इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राइड लीफ ऑफ फ्लावर, मारिजुआना, हशिश, चरस, गांजा, एर्गोटा फंगस, पेपर, सोमनीफेरम नहीं, बहुत सारे अपर पार्ट लाइक ड्राइड फ्लावर, फीमेल फ्लावर, और ये इससे लेते हैं फ्लावर वगैरह से आप मारिजुआना, हशिश, चरस यानी कैनाबिनॉइड निकालते हैं। मेनी फंजाई बिलोंग टू जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइगोफाइटान, एपिडर्मोफाइटान और रिस्पांसिबल रिंगवर्म, बिल्कुल सही है। रिंगवर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय द यूजिंग टॉवेल वगैरह आप यूज कर लिए, किसी का कंघा यूज कर लिए, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। डिसीज सच एज मलेरिया एंड फाइलेरिया, हाँ वेक्टर से फैलता है, मलेरिया आपने अभी पढ़ा, आप फीमेल मॉस्किटो से बढ़ती है, फाइलेरिया, क्यूलेक्स वगैरह। एडीज मॉस्किटो वेक्टर डिसीज लाइक डेंगू और चिकुनगुनिया आपका एडीज कराता है और क्यूलेक्स कराता है आपका फाइलेरियासिस, एकदम सही। यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कंप्लीटली इरेडिकेट, हाँ एक डिसीज आपकी डेडली डिसीज जो स्मॉल पॉक्स थी, बहुत खतरनाक इसका इम्पैक्ट था आपके ह्यूमन वेलफेयर में, तो इसको पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है इम्यूनाइजेशन, मतलब वैक्सीन की डिस्कवरी के बाद। कह रहे डिसीज लाइक पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया ये सब होती हैं, कंट्रोल किया जा सकता है वैक्सीन के थ्रू, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए पोलियो वगैरह की वैक्सीन दी जाती है ताकि इन सबको रोका जा सके। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट,
डी आंसर। आगे बढ़िए। Innate immunity is accomplished by the provide different type of barrier entry of foreign agent to our body which is not correct for innate immunity। नॉन स्पेसिफिक टाइप डिफेंस होता है, ठीक है, दो प्रकार की थी, इन्नेट और आपकी एक्वायर्ड। इन्नेट जो होती है जन्म से होती है, नॉन स्पेसिफिक होती कोई भी आए सबको मार देगी। नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है, बर्थ से होती कंजेनाइटल। पैथोजन स्पेसिफिक नहीं, पैथोजन नॉन स्पेसिफिक होती है, उसको ये मतलब नहीं कौन सा पैथोजन आ रहा है, कोई भी आ रहा है हार्मफुल मार दो। एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर आई कंसीडर फिजियोलॉजिकल बैरियर होते, एकदम सही है। पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियोसाइड एंड माइक्रोफेजेस आर साइटोकाइन, साइटोकाइन बैरियर है। इंटरफेरॉन नहीं, इंटरफेरॉन ये बात सही है, इंटरफेरॉन सेलुलर बैरियर नहीं, इंटरल्यूकिन होता है, इसलिए गलत है। स्किन एंड म्यूकस कोटिंग आर फिजिकल बैरियर, ये सही है। दो स्टेटमेंट गलत मिले, कौन से? सेकंड, क्योंकि पैथोजन नॉन स्पेसिफिक होता है और इंटरफेरॉन इंटरल्यूकिन में आता है बैरियर में, नॉट सेलुलर में आता है। सेलुलर में आता है पीएमएल वगैरह, ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड, मोनोसाइड ये वगैरह आते हैं। स्किन एंड म्यूकस कोटिंग बताया था कि म्यूकस कोटिंग पहला स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसके साथ साथ म्यूकस की कोटिंग भी बचाती है। और म्यूकस की कोटिंग कहाँ होती है ये भी बताया था, गुरु याद रखिएगा, गुरु गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनिटल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इन सब में म्यूकस की कोटिंग होती है जो बचाता है। यानी सेकंड एंड फिफ्थ आर इनकरेक्ट, सेकंड एंड फिफ्थ आर इनकरेक्ट। करेक्ट पूछा होगा फिर, नॉट करेक्ट पूछा, सही नहीं है ना आपका, सेकंड नहीं है सही। साइटोकाइन बैरियर्स सेकेंड एंड फिफ्थ, देखो एलिमिनेट मारो थोड़ा तत्काल, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है तो ये तो पहला तो नहीं लेंगे, और आपका सेकंड गलत है, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली, ये भी नहीं, तो यही है, यानी फिफ्थ भी गलत है, फोर्थ भी गलत है। पॉली पीएमएनएल वगैरह क्या होते हैं? माइक्रोफेजेस, साइटोकाइन, सेलुलर बैरियर, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट असर्शन रीजन के बारे में बताना है, बहुत यार अच्छा। अब पढ़िए। मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन द मेट्रो सिटीज इंडिया सफर फ्रॉम एलर्जीज एंड अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिविटी इन्वायरमेंट, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। कहते हैं मेट्रो सिटीज में बच्चों को, देखिए जितना ज्यादा बच्चे को प्रोटेक्शन देते हैं तो वो कहीं भी निकलता है तो उससे पहली बार एक्सपोजर होता है, यानी उसका पहला सामना तो बहुत जल्दी उसको ये सब एलर्जी वगैरह हो सकती है। क्यों? क्योंकि अनप्रोटेक्ट, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट मिला। क्योंकि देखते हैं अब गांव में जो बच्चे होते हैं जो मिट्टी वगैरह से खेलते रहते हैं तो उनका हर पैथोजन का लगभग सामना हो चुका होता है, तो वो कहीं भी जाते हैं तो झेल सकते हैं। लेकिन मेट्रो सिटीज यानी जो बच्चे जिनका बहुत केयर होता है वो इस समस्या से झेल सकते हैं, इसलिए आंसर भी सही है, रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है। बोन मैरो थाइमस है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। बोन मैरो थाइमस को प्राइमरी माना जाता है। ये साइट प्रोवाइड करते हैं फॉर इंटरेक्शन विद एंटीजन, इट प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फॉइड साइट विथ एंटीजन ना। बोन मैरो एंड थाइमस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, लेकिन इट दे प्रोवाइड नहीं, सेकेंडरी वाले प्रोवाइड करते हैं इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विथ एंटीजन, तो इसलिए सी आंसर जाएगा। इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ड्रग एडिक्ट एंड हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड चिल्ड्रन बोर्न ड्यू टू एचआईवी इन्फेक्शन मदर आर हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एचआईवी इन्फेक्शन। सही बात है, जो इंट्रावेनसली ड्रग लेते हैं उनको ये चांस बढ़ता है एचआईवी स्प्रेड थ्रू बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड से बढ़ता है, इसलिए सही असर्शन रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि भैया इंट्रावेनसली लिए या माँ के उससे ट्रांसफर हो गया तो चांस ज्यादा है एचआईवी वायरस का। एड्स हैज नो क्यूर सो ट्रीटमेंट ऑफ एड्स एंटीवायरल ड्रग, बताया था एंटीवायरल ड्रग में एक ड्रग याद रखना, आपके एनसीईआरटी केमिस्ट्री में दिया हुआ एजीडीटी, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ एजिडोथायमिडीन, पार्शियली है, पूरी तरह से इफेक्टिव, दे ओनली प्रोलॉन्ग लाइफ को बढ़ा सकते हैं और बचा नहीं सकते, यानी डेथ इज इनवाइटेबल। दोनों सही है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये कहता है भैया परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन अभी डिस्कवरी चल रही है, हो सकता है मिल जाए, जबकि आपकी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग लाइक एजिडोथायमिडीन ये रोक सकती हैं, बचा नहीं सकती पूरी तरह से। एचआईवी पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन दैट कुड बी अदरवाइज ओवरकम सच एज डिसीज बैक्टीरिया, ये सब मैंने बताया था कि एचआईवी का पेशेंट कभी एचआईवी से नहीं मरता, वही कह रहा है कि बहुत सारे रोगों के प्रति ससेप्टेबल हो जाता है। माइक्रोफेजेस एचआईवी पर्सन कंटिन्यू प्रोड्यूस वायरस दैट एक्ट एज एचआईवी फैक्ट्री, माइक्रोफेजेस पूरी क्या होती है एचआईवी फैक्ट्री की तरह बनाने लगती हैं वायरस को, क्योंकि ये एचआईवी वायरस न्यूक्लियस में जाता है और उसकी पूरे मशीनरी को ही हाईजैक कर लेता है, यानी दोनों बात सही है, रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। टोबैको कंजम्पशन हो टू स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन निकलवाता है, कॉम्प्लिकेशन का दिस कुड बी निकोटिन, टैनिक एसिड, कर्व नहीं। आपको पता है कि तंबाकू में क्या होता है, निकोटिन होता है, और चाय पत्ती में क्या होता है,
निकोटीन, इसमें निकोटीन होता है, उसमें कैफीन होता है 4। एम्फेटामिन है सेंट्रल नर्वस स्टिमुलेंट, बारबिचुरेट्स आर सीएनएस स्टिमुलेंट होता है, नो इफेक्ट ऑन सीएनएस, सीएनएस पे कोई इफेक्ट नहीं होता इनका बारबिचुरेट्स का, तभी तो दिया जाता है, साइकेट्रिक्स वगैरह देते हैं भैया एम्फेटामिन, पढ़ा है आपने एम्फेटामिन्स वगैरह। which are the following option contain only incorrect narcotic drug, मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन एकदम नार्कोटिक है, बारबिचुरेट वगैरह तो अच्छे के लिए दिए जाते, कैफीन, निकोटीन नहीं, कोडीन, हीरोइन, मारिजुआना नहीं, कैफीन, कोडीन, कोकेन नहीं, तो आंसर ये जाएगा। इसकी वजह से गलत हुआ, मारिजुआना, हाशिश, चरस, गांजा, कैफीन, ठीक है, ए आंसर। कोकेन इज डिराइव्ड फ्रॉम, एक पौधा है जिसका नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका, कहाँ पाया जा रहा है, नेटिव टू साउथ अमेरिका, उससे निकालते हैं आप कोक, जिसे कहते हैं आप कोक या क्रैक, साउथ अमेरिका या ऐसे अफ्रीका मत समझना, अमेरिका साउथ अमेरिका, ठीक है। इरिथ्रोजाइलम कोका, कोकेन जिसे क्रैक कहते हैं, ठीक है। ये यूजुअली स्नॉटेड से लिया जाता है, आपके डोपामीन जो होता है, ब्रेन जो डोपामीन रिलीज करता है उससे इंटरफेयर करेगा और आपके सीएनएस में भी काफी इफेक्ट डालता है, तो ये हो गया आपका कोकेन या क्रैक, स्नॉटिंग से लेते हैं जनरली, ठीक है। इतना ही बात लिखिए एनसीईआरटी में, इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ एंड डिसीज, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हो गए, अब इसके बाद अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। हेल्थ एंड डिसीज पूरी कंप्लीट हुई, इसका रिवीजन भी क्विक रिवीजन पड़ा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है ना कि वो शॉर्ट बुक है, एनसीईआरटी की एक्सट्रैक्ट है ब्लैक बुक आपकी, तो उससे रिवीजन ये होता है फास्ट होता है, सारी एनसीईआरटी के कवर करने की कोशिश होती है, और जो भी उसमें नहीं लिखा रहता है एनसीईआरटी में लिखा है इंपॉर्टेंट है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन पेपर। मिलते हैं कल आपके लेक्चर में, क्योंकि पहले देखिए अभी इसमें क्या होगा, माइक्रोब्स इन एनिमल वेलफेयर पहले आ रहा है तो उसका रिवीजन होगा, उसके बाद स्ट्रेटेजीज का होगा, लेकिन पहले होना चाहिए स्ट्रेटेजीज, ठीक है। तब मिलते हैं कल माइक्रोब्स में। थैंक यू, धन्यवाद।